नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मेरे साथ दिल्ली से साथ दे रहे हैं वीरेन कुमार और मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज बढ़त का सत्र, हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अक्टूबर सीरीज का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और इस एक्सपायरी में आप देखिए 17,783 तक का हाई छूने के बाद इस समय हम 17,700 के हल्के से नीचे इस समय फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक का जोश भरपूर रहा है आज पूरे दिन, लेकिन ये भी अगर आप देखें डे हाई से थोड़ा सा हल्का हुआ है। यहाँ पर 41,511 तक के स्तर देखने को मिले थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो की तस्वीर आपके सामने करेंगे पेश, जो आपको क्लियरली एक इंडिकेशन देगा कि मार्केट में स्थिति कैसी है। वैसे अब तक मिड कैप्स का पार्टिसिपेशन अच्छा खासा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है और हम एक्सपायरी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, वो जो बड़ा दायरा था या फिर जो गैप गेनर्स और लूजर्स के बीच था वो काफी संकरा हुआ है। तो ये है आपके लिए ताजा तस्वीर। वीरू, गुड आफ्टरनून। 17,700 इनफैक्ट 17,900 की तरफ 800 की तरफ एक अटेम्प्ट था, लेकिन ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली जो आई है ये क्या इंडिकेट कर रही है? ठीक है हर्षिता, पहले तो मैं गुड आफ्टरनून और मैं अपना इस वक्त का एक ट्रेड बताता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, हम एक्सपायरी डे को प्ले करते हैं। लास्ट एक्सपायरी में आपको याद होगा हमने एक ऑप्शन प्ले किया था। मैं इस एक्सपायरी को निफ्टी के एक ऑप्शन के साथ खेलना चाहूँगा, और वो जो भी व्यूअर्स एक्सपायरी को ट्रेड करते हैं और ट्रेड करना जानते हैं और एक कंप्लीटली वैल्यू एट रिस्क रख कर अगर एक सस्ता ऑप्शन लेना चाहते हैं तो डायरेक्टर साहब प्लीज़ स्क्रीन पे बैंक निफ्टी की 41,400 की कॉल रखिएगा हर्षिता अगले 1 घंटे के लिए, यानी करीब 1:58 से लेकर 2:58 के बीच में इस ऑप्शन को, जिसमें अब रिस्क ना के बराबर है, 27 रुपये 50-60 रुपये का तो स्टॉप लॉस होता है ऑप्शंस में, मैं इस ऑप्शन को 27 में लेकर कहीं ना कहीं 80-85 की बिड डाल के बैठ जाऊंगा। मेरे को ये ऑप्शन लगता है कि मुझे इस एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए। एट द रेट 2760 80-90 की बिड डाल के बैठ जाइए। मेरा व्यू हर्षिता सुबह यही था। एक तो देखिए मैं प्रीवियस सेशन में लॉन्ग लेके आया था और मैंने कहा था कि कमांडिंग पोजीशन में इंडिसेस है, आप लॉन्ग कैरी करिए। सुबह एक गैप अप था, लेकिन जो एसजीएक्स कह रहा था उसके मुताबिक गैप अप नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ। मोमेंटम तब आएगा या तो हम कोलैप्स होते, और जहां पर निफ्टी अब है 17,700, क्योंकि यहीं पे पुट राइटिंग हुई है, या तो यहां पे आता या फिर 17,810 854 पार कर जाता जब कॉल राइटर ट्रैप हो जाता। तो सेकंड केस तो पार नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक हर्षिता एट 17,696 मैं एक लॉन्ग कॉल ले रहा हूं और थ्रू बैंक निफ्टी, और वो 41,400 की कॉल में ट्रेड करूंगा अगले के 1 घंटे के लिए। इंडेक्स निफ्टी पर व्यू नहीं ले रहा हूं क्योंकि आईटी जो है वो बैकफुट पे है, तो उसको छोड़ देता हूं। निफ्टी बैंक पे मेरा क्लियर कट व्यू यही था कि 41,510 ये क्लस्टर निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग बाजार में आएगी, फ्रेश बैंक आएगी, लेकिन एग्जैक्टली वही हाई था, वही पार नहीं हुआ। बट लोअर लेवल पे 41,200 41,160 ये लॉन्ग ट्रेड पिक करने का जोन था, और मैं अभी भी कह रहा हूँ आई थिंक स्टिल बैंक निफ्टी बहुत कमांडिंग पोजीशन में है। और अगर आप इस वक्त के ऑप्शंस डेटा देखें हर्षिता, तो 41,2 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 41,500 पे कॉल राइटिंग भी है। बट मैं इस एक्सपायरी को उस ऑप्शन के जरिए खेलना चाहूंगा। नो शॉर्टिंग थॉट्स फॉर द टाइम बिंग, स्पेशली जब तक बैंक निफ्टी 41,000 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर 40,000 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हर्षिता ओवर टू यू। ट्रेंड तेजी की तरफ ही बैठाना है, भले ही ऊपरी लेवल से निफ्टी बैंक और निफ्टी कूल ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ट्रेड आइडेंटिफाई किया है वो है 41,400 की कॉल। इसी आज के दिन की लेकर चलेंगे। 27 पर आपको सुझाई थी, 31 के लेवल्स आ चुके हैं, और ये एक मौका बाजार ने आपको दिया है, उसका फायदा कमाना चाहिए। चलिए आपको फटाफट दिखा देते हैं कि ट्रेंड क्या कह रहा है, कहां पर तेजी कहां पर मंदी। कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिली है, जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, मेटल, फार्मा, बैंक्स में तेजी आज के दिन बनती हुई दिखाई दी है, और जो वीरू भी मेंशन कर रहे थे कि आज आईटी बैकफुट पर है और आईटी के साथ साथ कुछ एफएमसीजी काउंटर्स में भी दबाव देखने को मिला है। लेकिन चमक जो आई है वो मेटल कंपनियों में देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील 4.5% ऊपर, हिंडाल्को देखिए 3% का इजाफा लेकर चला है। आरबीएल बैंक वायदे बाजार का टॉप गेनर है, इनफैक्ट 90% से ज्यादा का रोल ओवर भी देखने को मिला अगली सीरीज में। 10% की तेजी पर एक काउंटर, और वहां पर कॉनकॉर में भी एक अच्छा खासा पिकअप देखा गया है, लगभग 4% तक के गेन्स नजर आ रहे हैं। तो ये वो तेजी वाले ट्रेड्स हैं। इनफैक्ट आज लिस्ट लंबी है तेजी वाले काउंटर्स की, लेकिन जो चला नहीं है वो आपके सामने।
बजाज फाइनेंस पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ये करेक्ट हो रहा है, जब से दरअसल वो खबर आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना एक फाइनेंशियल बिजनेस का अलग से आर्म खड़ा कर रही है। इस स्टॉक में दबाव आना शुरू हुआ क्योंकि उनके लिए बड़ा कंपटीशन उभर कर आएगा। एशियन पेंट आज 1.5% नीचे है। माइंडट्री पर प्रेशर है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स के बाद जो अजोर इनका यूनिट है, जिसके साथ माइंडट्री काफी काम करती भी है, उनका आउटलुक बिगड़ा है, तो माइंडट्री पर एक प्रेशर। कुछ सेल्स नोट में 3% नीचे और एम्फेसिस भी उस लिहाज से करीब करीब 3% का करेक्शन दिखा रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा है बिकवाली का प्रेशर साफ तौर से बनता हुआ। लेकिन आज एक्सपायरी का दिन और इस एक्सपायरी में आपने क्या फाइनल ट्रेड लेना है, किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें होंगी, उस पर बात करने के लिए हमारा पैनल तैयार है। प्रकाश गाबा, गौरव बिस्सा, राजेश पालविया, अमित सेठ और मानस जायसवाल, ये सब आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। आज 2:30 बजे हम लेकर आएंगे लंदन से लारा कैपिटल के राज भट्ट को। ऑफ कोर्स काफी कुछ हो रहा है वहां पर भी, और भारतीय कंपनियां जो यूके के मार्केट में काफी एक्टिव हैं, उनके लिए माहौल अब इस नई सरकार के बीच क्या होता हुआ दिखाई देगा, उनसे उस पर बात करेंगे। 2:35 पर क्या चल रहा है पर भी नजरें रहेंगी। और फिर ऑफ कोर्स हमारा सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल की तरफ से आएगा। 4 का चौका में चार्ट का चमत्कार गौरव बिस्सा देंगे। एफएनओ का सुपरस्टार ट्रेड राजेश पालविया के जिम्मे, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष महेश्वरी को भी जोड़ने वाले हैं। 2 दिग्गज कंपनियों के नतीजों का इंतजार है कल। एक है मारुति, दूसरी है डॉक्टर रेड्डीज। क्या उभर कर आएगा इन कंपनियों में, उसका जायजा भी आपके सामने पेश होगा। और डाबर जो दरअसल एक बहुत ही बड़ा प्ले दिखा रहा है, 587 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, 51% हिस्सा खरीदेंगे। बादशाह मसालों में क्या और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उस पर भी होगी चर्चा। तो एक्शन पैक सेशन, कई सारी चीजें और कई सारे ट्रेड्स आपके लिए करेंगे आइडेंटिफाई। जी चलिए अभी काम करते हैं, ट्रेड पिक करना शुरू करते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आपका पहला कन्विक्शन कॉल, इस क्लोजिंग को कैसे अप्रोच करेंगे आप, और आपका पहला कॉल? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, जो इस टाइम ट्रेड है वो जाइडस लाइफ पे एक लॉन्ग ट्रेड है, और जाइडस लाइफ को मैंने पहले भी कमेंट किया था अभी कुछ दिनों पहले, लेकिन उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा। करीब 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने जाइडस में आज देखा है। तो मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे जाइडस में खरीदारी करनी चाहिए। 424 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 450 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, और यहाँ पर आप 440 का कॉल ऑप्शन नवंबर वाला ले सकते हैं, जो कि 12 रुपए का ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 7 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 22 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, जायडस वेलनेस आपकी स्क्रीन पे। देखिए फार्मा स्पेस में बहुत गुपचुप, बहुत, अगर आप देखें बिना किसी, अगर आप देखें वाइल्ड स्विंग के, ग्रेजुअली ये स्टॉक धीरे धीरे, अगर आप देखें, हायर लेवल्स पे आ चुका है। और अभी करीब करीब आपकी स्क्रीन पर इसका जो 440 का कॉल है, आप वो ले सकते हैं। इट्स अ डे हाई, और क्या बेहतरीन पैटर्न यहाँ पे, एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट आज स्क्रीन पे विजिबल है। और आपको इसके ऑप्शन को अप्रोच करना है नवंबर की 440 की कॉल ऑप्शन। 2 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे, इनफैक्ट मानस का ट्रेड हो गया, माफ कीजिएगा। राजेश पालवी जी के पास चलते हैं। अब राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो स्टॉक रहेगा सीमेंट स्पेस से, और सीमेंट स्पेस पे अंबुजा सीमेंट हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से अंबुजा सीमेंट में ओपन इंटरेस्ट आज ऐड होते हुए दिख रहा है, रोल ओवर एक्टिविटी भी ऑलमोस्ट 81% यहाँ पे डिस्प्ले होते हुए दिख रही, तो हमें लगता है कि अंबुजा सीमेंट में एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। नवंबर फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। 531 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 545 550 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 522 के आसपास। तो अंबुजा सीमेंट फ्यूचर बाय करने की सलाह है। सीमेंट के फ्यूचर्स में ट्रेड लेंगे, ये नवंबर सीरीज का वायदा का ट्रेड रहेगा। 545 टारगेट और फिर 522 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। गाबा साहब, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। और सीमेंट क्षेत्र से ही है, और इस वक्त मैंने स्टॉक चुना है डालमिया भारत। ट्रेड कर रहा है 1578 पर, इसका टारगेट करीब 1600 का है, स्टॉप होगा 1560। यस, डालमिया भारत। कंपनियों पर 2 जानकारों का फोकस आता हुआ डालमिया भारत आपके सामने। एक बार सीमेंट पैक दिखाएंगे डायरेक्टर साहब। यहाँ पर अचानक तेजी हमारे जानकार आप पकड़ने लगे हैं, तो कुछ तो पक ही रहा होगा। अंबुजा सीमेंट भी आप देखिएगा 545 का टारगेट दिया कुछ देर पहले पालविया साहब ने, और अब गाबा साहब कह रहे हैं डालमिया भारत में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की लेकर चले। देख लेते हैं बाकी काउंटर्स क्या कर रहे हैं। अल्ट्राटेक करीब फ्लैट टू पॉजिटिव है,
आज हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स में। तो ये फिलहाल पूरा पॉकेट स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पूरा पैक है क्या? श्री सीमेंट पॉजिटिव टेरिटरी में 0.5% ऊपर, एसीसी आपके सामने करीब 2 से 2.5% तक की तेजी दिखा रहा है, और रैमको भी आप देखेंगे तो वहां पर भी हल्की सी पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ हरकत थोड़ी बहुत आती हुई इन काउंटर्स में देखने को मिल रही है। चलिए अब अमित सेठ को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं उनका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे। अमित, आफ्टरनून, बताइए क्या सौदा आइडेंटिफाई किया आपने? जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरी नजर पे डीएलएफ पे है। डीएलएफ पे कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट क्लियरली नजर आ रहा है। स्टॉक पिछले दो से तीन हफ्ते से एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था, और आज की कैंडल इसके पिछले 15 दिनों की रेंज को क्रॉस कर रही है विद गुड वॉल्यूम्स। तो इसमें एक लॉन्ग की सलाह है। 382 का इसका प्राइस है, टारगेट रहेंगे 392 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 376 का। 376 का स्टॉप लॉस, लेकिन 392 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ आपने पकड़ना है डीएलएफ में। और डीएलएफ के लिए दरअसल आज सुबह में मैं वो अपडेट भी पढ़ रही थी। कंपनी की जो इन्वेस्टर कॉल हुई थी उसमें उन्होंने साफ कहा कि दरअसल सेकेंड हाफ FY23 का, यानी कि इस चालू वित्त वर्ष में करीब 3,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। ज्यादातर ये प्रोजेक्ट्स गुड़गांव और पंचकुला जैसे इलाकों में रहेंगे, और वो एक ड्राइव रहा है डीएलएफ के लिए आज करीब 3% तक की तेजी इसमें। और अमित कह रहे हैं यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आगे 392 के लेवल्स के लिए साफ बन रही है। चलिए गौरव बिसा को भी जोड़ लेते हैं, फिर ऑफ कोर्स कुछ स्टॉक स्पॉटिंग करना शुरू करेंगे। गौरव, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस घंटे का। गुड आफ्टरनून। जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है कॉनकॉर्प। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में हमको ब्रेकआउट देखने मिले तकरीबन 680 690 के। उसके बाद में एक अच्छी अपसाइड के बाद में फिर एक कंसोलिडेशन देखने मिला है, और आज अभी 790 के ऊपर जो करंटली ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे फिर एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर सा काफी अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 825 रुपए का इसमें लक्ष्य होगा, और इसमें आप स्टॉपर जो है वो 760 रुपए का लगाएंगे। कॉनकॉर 791 आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और इनफैक्ट यही ट्रेड हमने पकड़ा था करीब क्लोजिंग ये समझ लीजिएगा 12 बजे के आसपास भी, 12:30 के आसपास। उस वक्त करीब था 775 पे, अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी यहाँ पर। थोड़ा सा देखिए, अभी तक जो कॉल्स आई ना, उसी के मद्देनज़र कुछ ट्रेड्स और कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही कुछ देखिए, मानस ने ज़ायरस पिक किया। लेट्स ब्रिंग ग्रेनुअल्स, और ग्रेनुअल्स में आपसे लास्ट ट्यूसडे की क्लोजिंग में डिस्कशन भी कर रहा था कि ग्रेनुअल्स का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, मोर और लेस वही पैटर्न है, एंड इट्स आल्सो ए टिपिकल फ्लैग 364 पे। अमित सेठ जी एट 364 आई थिंक मुझे लॉन्ग ट्रेड पिक करने के लिए टेक्निकली जिस प्रकार की स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत होती हैं वो सारी यहाँ फुलफिल हो रही हैं। इनफैक्ट फ्लैग का इटसेल्फ एक ब्रेकआउट, प्लस इसने वो 14 जनवरी का जो एक हाई था वो बाइसेक्ट कर दिया। यहाँ पे कोई ऑप्शन ट्रेड, डायरेक्टर साहब एक काम कीजिएगा, 364, 370 या 380 की स्ट्राइक की कॉल का प्रीमियम रखिएगा। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? जी वीरेन जी, काफी सुंदर स्ट्रक्चर है, सिमिलर टू डीएलएफ। यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छा 8 से 10 कंसोलिडेशन के बाद एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट हो रहा है। स्टॉक आज एक ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के क्लोज से गैप अप पे ओपन हुआ है ग्रैन्यूल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग की सलाह है। करंटली इसका प्राइस 365 का है, स्टॉप लॉस रखूंगा 358 का, और इसमें लगभग टारगेट्स रहेंगे 380 का। और अगर हमें किसी ने यहाँ पे कॉल पकड़नी है नेक्स्ट मंथ की, तो हम 370 की कॉल पकड़ सकते हैं, जिसका लगभग प्राइस 14 रुपीज का है, और उसका स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 9 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 20 रुपीज के। नवीन ग्रेनुअल्स की अगर आप देखें, ये कॉल ऑप्शन 370 की ट्रेड कर रही है करीब 1390 पर, बहुत ही बेहतरीन। और अगर आप देखें क्लियर का चार्ट है यहाँ पर। अच्छा, मानस के लिए अब एक ट्रेड लेके आइए, स्क्रीन पर लेके आइए आप नवीन फ्लोरिन। बहुत वाइल्ड लोअर शेडो, और स्टॉक आपकी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और मानस आज इसमें एक्टिविटी ठीक ठाक है, स्टॉक डे हाई पर है 37 रुपये ऊपर। इसमें मिड वीक में एक काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी, लेकिन वो जाके पूरी की पूरी 100 डे वहाँ पे रिवर्स हो गई, और आज भी शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में विजिबल है। आप कैसे अप्रोच करेंगे नवीन फ्लोरिन को? देखिए, अगर हम चार्ट पे पॉजिटिव देखना चाहें तो सबसे पॉजिटिव तो ये है कि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे पिछले 4 दिनों से स्टॉक नहीं फिसल रहा है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। आज भी वीक ओपनिंग के बाद भी स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट लिया,
वहां से बी शेप रिकवरी देखने को मिली है। पॉइंट ये है कि अब स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक चांस लेना चाहिए, क्योंकि मेरा समझना है कि शायद इस बार जो 4520 का एक रेजिस्टेंस इंटरडे चार्ट में बना हुआ है उसको ब्रेक करके 4610 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो नवीन फ्लोरिंग में खरीदारी करने की राय रहेगी, 4440 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 4610 के टारगेट के लिए। इन 4610 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ साफ देखने को मिला है। अच्छा, बैंकों पर एक बार नजर डालिएगा। वीरू ने इनफैक्ट वो 41400 का कॉल ऑप्शन आपको सुझाया था, वो भी रिविजिट करेंगे। 27 रुपए 50 पैसे पर था तब वो, जब हम इसकी बात कर रहे थे। 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिएगा, एक तो आरबीएल बैंक, डीसीबी, आपके सरकारी बैंकों में कैनरा यूनियन, फिर दूसरी तरफ आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस, सब चल रहे हैं। तो अलग अलग पॉकेट्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। दो स्टॉक्स पर खासतौर से मैं राय चाहती हूँ। एक तो ये आरबीएल, और आरबीएल क्योंकि वायदे बाजार का स्टॉक है तो उस पर ज्यादा फोकस रहता है। स्टॉक में आज देखिए क्या बढ़िया मूव देखने को मिला है, 9.5% तक का इजाफा। ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पर नियरली 80% से ज्यादा का यहाँ पर रोल ओवर देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट देखने का कोई फायदा नहीं है आज। रोल ओवर की पोजीशंस बहुत मजबूत है और लगभग 4-4.25 गुना वॉल्यूम्स पर आज इस स्टॉक में तेजी की पोजीशंस हुई हैं। पालविया साहब, ये स्टॉक पूरे साल चला है बहुत हल्का, मुश्किल से 8% के गेन्स भी नहीं मिले हैं, लेकिन इस महीने बम्पर तेजी देखने को मिली। अब ये अचानक इसमें ये क्या हुआ है चार्टिकली कि फिर से रेडार पर आया, और क्या अभी भी नई सीरीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी है तेजी की? 20% भाग चुका है इस महीने। बिल्कुल हर्षद, स्टॉक में पिछली सीरीज में देखें तो काफी समय तक बैन पीरियड में भी रहा था, और अब ये स्टॉक में जैसे ये बैन पीरियड के बाहर रहा है तो एक नेचुरल मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन कर रहा है। काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक रिवर्सल यहाँ पे वीकली और मंथली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है ये स्टॉक में अब यहाँ से 130 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अब ये सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए इसके करीब 145-150 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो सजेशन तो यही रहेगा कि यहाँ पे पोजीशन होल्ड करना चाहिए, जिनके पास है करंट लेवल पे बाय भी किया जा सकता है। 131 के आसपास स्टॉप लॉस होगा और टारगेट पोजिशनली 145 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। 45 तक के लेवल्स पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। मुझे याद है ये पिछले साल इसी महीने नवंबर के आसपास स्टॉक 200 के ऊपर हुआ करता था। अब फिर से चाल इसकी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी ये 200 की तरफ जाता है या नहीं। फिलहाल तो टारगेट आया है 145 का। गावा साहब, डीसीबी डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक देखेंगे, यहाँ पर भी एक बहुत तगड़ा स्पाइक आज के सत्र में। इस पर चार्ट्स क्या आप इंडिकेट कर रहे हैं? एक्चुअली डीसीबी बैंक को थोड़ा हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 106 पर, स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है 120 तक जा सकता है, लेकिन उससे वक्त लगेगा। स्टॉप होना चाहिए 100, तो 100 में तो बेस है, लेकिन 120 पॉसिबल है, वहां तक अपमूव है, क्योंकि एक हाई बॉटम बन रहा है और हाई टाइम बेसिस पर इसका एक अपमूव जरूर मिलना चाहिए डीसीबी बैंक। डीसीबी आपकी स्क्रीन पे 106.60 पे स्ट्रॉन्ग मूव लेके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, बैंक निफ्टी का वो कॉल याद रखिएगा, हमने 27 पे पिक किया था, और मैं फिर कहूँगा कि वही लोग ट्रेड करें जो एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हैं। 27 का वो ऑप्शन अभी कुछ देर पहले करीब 43 का होके आया एंड स्टिल इट्स ट्रेडिंग एट 3260। 43 का होके आ चुका है वो ऑप्शन। खैर, नवीन फ्लोरिंग का हमने जो ट्रेड मार्क किया था, मानस ने टिप्पणी करी थी 4486 एट डे हाई, और जो हमारा पैनल पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस पिक कर रहा था वो भी अगर आप देखें डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ सीमेंट स्पेस में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। लुक एट अंबुजा करीब 3.25% ऊपर 532 के स्तर पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। अच्छा, अब आइए कुछ पावर स्टॉक्स पे जो कि अच्छा कर रहे हैं। वाइल्ड स्विंग के बाद पावर फाइनेंस 110.65, लेकिन अब आई थिंक इस पर बात करने की मेरी हिम्मत नहीं है, बिकॉज इट्स टू हाई। इट्स टू हाई टू ग्रिप एनी ट्रेड। 106 का स्टॉक अगर आप देखें आपका ऑलरेडी 111 पे ट्रेड कर रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील लेके आइए। आज मेटल स्पेस में सबसे प्रेफर्ड जो ट्रेड था वो था जेएसडब्ल्यू स्टील। सुबह ही पिक किया गया था 675 के स्तर पे आके ट्रेड करता हूँ। लेकिन राजेश पालवे जी, क्योंकि ये मैं डिस्कशन जो है सिर्फ मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील तक सीमित नहीं रखना चाहूँगा। डायरेक्टर साहब प्लीज़ निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइएगा। आज निफ्टी मेटल ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया फ्रॉम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इनफैक्ट इस बार का पूरा बेस मौजूद है बिटवीन 5600 से 5800, जहां 3 एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं। राजेश जी, अभी मेटल्स में कहां इंटरेस्ट बन रहा है आपका? और अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स 6 अक्टूबर का हाई
5947 काट गया, तो आप किसको चेज करना चाहेंगे? तो वीरेन जी बिल्कुल काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे मोमेंटम बना है मेटल स्टॉक्स में, और आउट परफॉर्मेंस देखें तो जिंदल स्टील एंड पावर यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये स्टॉक में हमें लगता है कंटिन्यूटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम देखें तो एक जहाँ पे अब मोमेंटम जो स्टार्ट हुआ है वो है टाटा स्टील में। तो सेकंड स्टॉक हमारा होगा टाटा स्टील, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ये स्टॉक में हमें लगता है कि 101 रुपए के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील में पोजीशन बनाई जा सकती है। और जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे डेली सेटअप पे होते हुए दिख रहे हैं, एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे जो डेली सेटअप पे बनते हुए दिख रहा है, ये दिखाता है कि एक करेक्शन यहाँ पे ओवर होते हुए दिख रहा है और स्टॉक एक रिवर्सल यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं 112 114 तक के अपसाइड के टारगेट। तो जिंदल स्टील एंड पावर में तो ट्रेड कंटिन्यू रहेगा, इसके टारगेट हम 485 490 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जिंदल स्टील एंड पावर का 460 के आसपास है। टाटा स्टील में 101 का स्टॉप लॉस, टारगेट 114 तक है। टाटा स्टील अगर आप देखें आपकी सेकंड चॉइस रहेगी, सेकंड प्रेफर्ड पिक फ्रॉम मेटल स्पेस। बहुत अच्छा अगर आप देखें, याद रखिएगा निफ्टी मेटल इंडेक्स का आज का ये पुल बैक है। आइए एक बार अब आरबीएल जो भी हर्षा जिक्र कर रही थी उसकी स्टोरी पे फिर बात करते हैं। इट्स अप अबाउट 10% और ये मेरे ख्याल से 24 अगस्त के बाद आरबीएल का सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग है। आशीष महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका और आरबीएल से करेंगे आपका स्वागत। आरबीएल आई मीन द वीकेस्ट स्ट्रक्चर, द सबसे जिसे कहते हैं आई मीन डैमेज्ड स्टॉक जो है वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, द मिड कैप स्पेस, वही है आरबीएल। पोस्ट नंबर ये रिएक्शन आपको लगा कैसा और इस स्विंग के पीछे कारण क्या हो सकता है और ये स्विंग कितना सस्टेनेबल लगता है, इस पर आपकी राय? जी बिल्कुल। आज इनफैक्ट रिजल्ट के बाद में हमने कुछ ब्लॉक्स का भी इसमें ट्रांजैक्शन होते हुए देखे हैं और जरूर ऐसे नंबर वीक रहे हैं। पिछले क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी देखें तो करीब 21 करोड़ रुपए का मुनाफे में कमी देखने को मिला है। बट मेरा मानना ये है कि अब इस स्टॉक की थोड़ी री रेटिंग हो रही है क्योंकि जो वर्स्ट था वो प्राइस्ड इन हो चुका है और ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि बैंक का जो लिक्विडिटी इश्यूज हैं और उस तरीके के जो बातें हो रही थी वो अभी मुझे लगता है वो चीजें बैक बर्नर पे चली गई हैं। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए। आज भी 9-9.5% अप है, तो मुझे लगता है कि 130 रुपए के आसपास यदि किसी भी करेक्शन में स्टॉक मिले तो वहाँ बाइंग के मौके हैं। दूसरी बात वीरेंद्र ये हो रहा है कि जो मिड साइज के बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहाँ पर जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का काफी रुझान देखने को मिल रहा है। तो हमने डीसीबी देखा, सीएसबी देखा और आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक में सभी में अक्रॉस द बोर्ड दोबारा से बाइंग का रुझान देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण से आरबीएल बैंक में भी मोमेंटम है और गिरावट पे, किसी भी गिरावट पे स्टॉक को मेरी ऐड करने की सलाह रहेगी। एक मौका आरबीएल बैंक में खरीदारी करने का और यहाँ पर कन्विक्शन के साथ दरअसल जानकार कह रहे हैं कि तेजी आएगी। एक अंडर परफॉर्मर रहा है और अब देखिए जुलाई ऑनवर्ड्स यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके एक्शन कंपनी ने दिखाया है, स्टॉक ने दिखाया है। चलिए एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वीरू मेंशन कर रहे थे फार्मा कंपनियां और फार्मा में आज देखिए अलेम्बिक का स्टॉक जिसमें करीब 4-4.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। 7.5 गुना वॉल्यूम्स के साथ ये ट्रेड बनता दिखाई दिया है। ऑफ कोर्स दूसरे सस्पेक्ट्स भी हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस अच्छी खासी हैं, चाहे वो सन फार्मा हो, लुपिन जैसे ट्रेड्स। लेकिन अलेम्बिक का चार्ट देखा है क्या आपने? नहीं, ये अलेम्बिक लिमिटेड की मैं बात कर रही हूँ। उस पर अमित कोई टिप्पणी, क्योंकि बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये मूव देखा गया है आज। एलेम्बिक फार्मा जो नॉट एलेम्बिक फार्मा, एलेम्बिक लिमिटेड जो नियरली 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 69.80 टू बी प्रिसाइज। जी हर्षदा मैम, स्टॉक ने आज वॉल्यूम से अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। पिछले 10 दिनों से इसका ट्रेडिंग रेंज था 65 से लेके 70 का। तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर 70 के लगभग ये क्लोज करता है तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म अपटेक इसमें बन सकता है। स्टॉप लॉस टाइट रखूंगा 67 रुपीज का और टारगेट लगभग फॉर द फर्स्ट टाइम रहेंगे 74-75 रुपीज के। 74-75 के टारगेट के लिए एक मौका। एपीआई बिजनेस में एक्चुअली कंपनी काफी ज्यादा एक्टिव है, जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स हम कहते हैं, और वो स्टॉक आज देखिए आसमान छूता हुआ लगभग 5% तक के गेंस इधर भी बने हैं। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर जोश है।
पीएफसी का जिक्र वीरू कर रहे थे, आरईसी के नंबर्स हमने आज दोपहर में देखे हैं। देखिएगा पावर ग्रिड का शेयर भी, क्योंकि यहाँ पर भी मोमेंटम देखने को मिला है। अब एक चीज तो है, इन स्टॉक्स में हमने देखा है डिसेंट रिटर्न्स स्पेशली पिछले साल बनते हुए दिखाई दिए, और ये अचानक फिर तेजी के कैंडिडेट्स बने थे। हाई डिविडेंड यील्डिंग काउंटर्स तो वैसे भी ये कंपनियां हैं ही, लेकिन गौरव, इनमें कोई अभी भी मौका है क्या पोजीशन होल्ड करने का, कैरी करने का? पावर ग्रिड आज देखिए करीब 1.5% ऊपर, पीएफसी आरईसी में भी हमने देखा आज थोड़ा सा ट्रैक्शन तेजी की तरफ बना है। देखिए, इनमें बात यह है कि फॉलोअप बाइंग जो है वीकली चार्ट्स पे थोड़ी मिसिंग होती है। तो अगर आप डेली चार्ट्स पे हैं, थोड़े टाइम पोजिशन प्लेयर्स अगर हैं आप, तो अगर आपका एक दो दिन मिस हो जाता है तेजी पकड़ना, तो फिर आपके लिए ज्यादा जूस बचता नहीं है कि आप और उसको बैंक ऑन कर सके। तो अपार्ट फ्रॉम पावर ग्रिड का स्ट्रक्चर वीकली एज वेल एज मंथली दोनों ही टाइम फ्रेम में अच्छा है। मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर पोजीशन बनाई जा सकती है, जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो मैं स्टॉप लॉस हो जाऊंगा 216 का होगा, सस्टेन होगा तो 228 से 230 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वहाँ पे फिर फ्रेश ब्रेकआउट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो अच्छा लग रहा है वो पावर ग्रिड का लग रहा है कंपेयर टू पीएफसी और आरईसी। किसी के पास अगर है तो आप उसको राइड करने का एक बार सोच सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री पीएफसी आरईसी में अवॉइड करनी है। फ्रेश एंट्री ना ले, अवॉइड कीजिए, है तो राइड कीजिए ये काउंटर्स, स्पेशली पीएफसी आरईसी। पावर ग्रिड में तो हम देख रहे हैं 1.5% तक का इजाफा। अच्छा, इस बीच फर्टिलाइजर कंपनियां आपकी स्क्रीन पर थोड़ा बहुत एक्शन यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। लेकर आइएगा एनएफएल, आरसीएफ जैसे काउंटर्स, क्योंकि एंड यूजर्स के लिए फेयर प्राइस नवंबर में संभव है। याद रखिएगा किरित पारेख की अगुवाई में एक कमेटी बिठाई गई थी जो गैस बेस्ड फर्टिलाइजर और पावर प्लांट के लिए, खबर यही है कि राहत आती हुई दिखाई दे सकती है। ये दरअसल हो रहा है कि इन्होंने डिसीजन शायद ले लिया है। अब किस तरह का कैप आएगा, कितनी यहाँ पर राहत मिलेगी वाकई में, क्योंकि आपको याद होगा वो 6 मंथली बेसिस पर जो गैस के दाम बढ़ाए थे उसको तुरंत प्रभाव से ज्यादातर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने पास ऑन कर दिया। सीधा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर कंपनियों पर आता है, सेरेमिक मैन्युफैक्चरर्स पर आता है, हम जैसे एंड कंज्यूमर पर आता है। लेकिन ये इंडस्ट्री के लिए शायद थोड़ी बहुत राहत हो सकती है कि एक फेयर प्राइस मैकेनिज्म जिस पर किरित पारेख की कमेटी काम कर रही थी, वो फिलहाल तय हो चुका है और शायद अगले महीने यानी कि नवंबर में डिटेल्स निकल कर आएंगे। आलोक प्रियदर्शी दरअसल इस खबर को ज्यादा आपको डिटेल में बताएंगे, एक्सक्लूसिव डिटेल्स दरअसल इनके हाथ लगते हुए। आलोक, बताइए किस तरह की सिफारिशें आ रही हैं, कितनी राहत मिल सकती है इंडस्ट्री को और आप और मुझे? बिल्कुल, देखिए जो हम लोग सीएनजी पीएनजी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्री जो गैस बेस्ड पावर प्लांट या फर्टिलाइजर कंपनियां हैं उनको लेकर जो किरित पारेख की कमेटी बनाई गई थी ताकि एंड यूजर्स को गैस सस्ती दरों पर मिले और उसकी वजह से उन पर इम्पैक्ट ना आए, उसकी रिपोर्ट लगभग तैयार है। एक आखिरी बैठक 31 तारीख को बुलाई गई है, मैं बताऊं 30 अक्टूबर को बुलाई गई है। सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक होगी और उसके बाद रिपोर्ट फाइनल कर दी जाएगी और बहुत तक संभव है कि नवंबर के पहले हफ्ते तक ये रिपोर्ट आ जाए। हालांकि जो कमेटी ने उसने 2 महीने के लिए एक्सटेंशन मांगा था, जो एक्सटेंशन 30 नवंबर खत्म हो रहा था, लेकिन पहले हफ्ते में ही रिपोर्ट आ सकती है। और इस जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो कीमतें जो हो सकती हैं वो $6 से $7 पर MMBTU हो सकती हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो 1 अक्टूबर को प्राइस सरकार ने रिव्यू किया था गैस प्रोड्यूसर्स के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा थे, करीब $8.5 पर MMBTU और $9.5 पर MMBTU डिफिकल्ट फील्ड्स के लिए। तो इस लिहाज से जितनी भी कंपनियों ने रेट बढ़ाए उसकी वजह से ग्राहकों को बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें पिंच हुआ था और इसी की वजह से सरकार ने उससे पहले ही ये कमेटी गठित कर दी थी किरित पारेख की ताकि एंड यूजर्स को फेयर प्राइस मैकेनिज्म, फेयर प्राइस पर गैस मिले। और उसके लिए तो अब ये जो रिपोर्ट है गैस फेयर प्राइसेस को लेकर एंड कंज्यूमर के लिए, वो रिपोर्ट आने वाली है और उस आने के बाद सरकार अगर इम्प्लीमेंट करती है तो खासतौर से हम आप जो सीएनजी पीएनजी इस्तेमाल करते हैं और खासतौर से जो फर्टिलाइजर प्लांट्स या पावर प्लांट्स हैं उनको जो सस्ते दरों में गैस मिल सकेगी, इससे एंड यूजर को अल्टीमेटली फायदा होगा। आलोक, ये मुद्दा क्लियरली एंड यूजर्स के लिहाज से है, लेकिन जो हाल ही में सरकार ने दाम बढ़ाए थे डिफिकल्ट फील्ड्स और इजी फील्ड्स के, तो ये जो अंतर होगा उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या कोई गैप होगा? क्या सब्सिडी दी जाएगी? मैं ये समझना चाहती हूँ, या फिर ये 2 अलग कंप्लीटली मामले हैं? देखिए इसमें जो रिपोर्ट आने वाली है, जो हमें जानकारी मिली है, 2 अलग अलग हिस्सों में रिपोर्ट आएगी। पहली जो रिपोर्ट का पहला हिस्सा होगा उसमें फर्टिलाइजर और पावर प्लांट के लिए रिकमेंडेशन होगा
और दूसरा होगा जो सीएनजी पीएनजी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए। तो ये दोनों मिलके आपस में कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाएंगी ताकि एक दूसरे को भरपाई कर सके। तो इसी हिसाब से जो मैकेनिज्म जो बन रहा है, $6 से $7 पर MMBTU बन रहा है, क्योंकि जो हाईएस्ट प्राइस है वो $9.5 के आसपास है। तो ऐसे में कितनी कम रखी जाए, कितनी ज़्यादा रखी जाए, तो इसमें जो पावर प्लांट, फर्टिलाइज़र और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, इसके बीच में एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जाएगा जिससे कि सभी को एक तरह से एक बीच की प्राइसेस पड़े, ताकि एंड यूज़र को अल्टीमेटली परेशानी ना हो, उनको ज़्यादा जेब पे बोझ ना पड़े। तो ये एक तरह का फार्मूला जो हमें जानकारी मिल रही है कि ऐसा बनाया जाएगा दोनों के लिए मिला जुला कर, जिससे कि दोनों एक दूसरे की कीमतों की भरपाई हो सकेगी। लोग इस अपडेट के लिए तो नवंबर में दरअसल ये एक डिटेल्स निकल कर आएंगे, 2 चरणों में शायद अनाउंसमेंट होंगी लार्जली, लेकिन इंडस्ट्री के लिहाज से सेरेमिक मैन्युफैक्चरर्स, फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए राहत की बात है। अगर 6 से 7 रुपए तक ये प्राइसेस सीमित, ये कैप किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स सीएनजी पीएनजी जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी एक ईज देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, जब गैस प्राइस हाइक हुई थी तब सीएनजी के दाम लगभग 6 रुपए प्रति केजी और पीएनजी के दामों में करीब 4 रुपए प्रति केजी का इजाफा किया गया था और वो इंडस्ट्री पर भारी पड़ रहा था। आशीष महेश्वरी, ये रिकमेंडेशन सामने निकल कर आएंगी, लेकिन ये जो गैप रह जाएगा फिर जो प्रोड्यूसर्स को फिर किस तरह से भरपाई होगी, ये एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिहाज से शायद आसान रहेगा, लेकिन उन प्रोड्यूसर्स का क्या जो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो फर्टिलाइजर कंपनियों की बात करना जरूरी है, क्योंकि फर्टिलाइजर कंपनी जो यूरिया बनाती है उनका 80 से 85% जो कॉस्ट है वो गैस ही है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस के प्राइसेस में क्या मूवमेंट हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी आप गैस इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा 34-35% जो हिस्सा जाता है वो यूरिया प्रोडक्शन के लिए ही जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि गैस के प्राइसेस कैसे पास ऑन होते हैं, क्योंकि यदि आप गवर्नमेंट सारा एब्जॉर्ब करती है तो जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी का बिल है वो $1 ट्रिलियन जो रुपए था इस साल का उम्मीद जो बजटेड था उससे ऑलरेडी डबल तो वो हो ही चुका है। तो काफी सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है फर्टिलाइजर कंपनीज के गैस प्राइसिंग को लेकर, और यही रीजन है कि आज न्यूज अच्छा है कि अल्टीमेटली पास ऑन होगा, बट कितना होगा और ये जब तक पूरा क्लियरिटी के साथ में सामने नहीं आ जाता तब तक स्टॉक्स को नहीं खरीदना चाहिए। मेरी सबसे पहले सलाह ये रहेगी जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, क्योंकि जितना आसानी से 40% हाइक सीएनजी पीएनजी यूजर और जो रिटेल को पास ऑन कर दिया गया, फर्टिलाइजर इतना सिंपल बिजनेस नहीं है। तो मेरी सलाह अभी भी रहेगी कि एमजीएल आईजीएल जैसे स्टॉक्स पे बैट करना बेटर रहेगा आज भी कंपेयर टू फर्टिलाइजर। और आई थिंक मैं इस पूरे खबर के मद्देनजर आई थिंक जिस स्टॉक को सबसे ज़्यादा कोरिलेट करके देख रहा था वो था आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। चार्टिकली इसकी प्लेसमेंट अच्छी है भी। गौरव बिस्सा जी, आपकी राय क्या है? आई थिंक इसको एक ट्रिगर चाहिए, इसको एक न्यूज़ फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए उस 110 की ट्रेजेक्ट्री को पार करने के लिए। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स आरसीएफ आपकी स्क्रीन पे 104 पे, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इसे ट्रेड करना चाहेंगे लॉन्ग साइड पे? और ये जो 105 से लेकर 110 के बीच में जो कंजेशन जोन है उसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? उसके क्रॉस होने के एक्सपेक्टेशन लग रहे हैं आपको? पॉसिबिलिटीज लग रही हैं आपको? जी, हमने बिल्कुल सही रेंज पकड़ी है। ये जो आप 105 से 110 की रेंज अगर उसके वीकली चार्ट्स वगैरह आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे काफी एक अच्छा हर्डल आ रही है। 2018 का जो हाई बना था वहां पे भी यहीं से फॉल देखने मिली थी, और जो 2022 का एंटायर कंसोलिडेशन रहा है वो भी 110 की रेंज में ही रहा है, 105-110 की रेंज में रहा है। तो यहाँ पे मैं प्रीएम नहीं करूँगा, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ है कि एग्जैक्टली यहीं पे आता है और एक रिजेक्शन कैंडल्स बनते हैं और फिर स्टॉक जो है नीचे चला जाता है। तो प्रीएम्प्ट करना मैं यहाँ पे मुनासिब नहीं समझूंगा। एक बार 110 के ऊपर सस्टेन हो गया, मैं समझता हूँ काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। 10-15% आपको एक क्विक सेशन में देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको रेडार पे जरूर रखा जा सकता है, बट प्रीएम्प्ट मैं नहीं कहूँगा ब्रेकआउट के लिए कि यहाँ पे पहले होगा या नहीं होगा। थोड़ा कम पैसा बने लेकिन कंफर्मेशन आए वो बेहतर होता है। कंफर्मेशन आ दीजिए। आई थिंक ये ट्रेजेक्ट्री पार हो जाए एक बार 109-110 की, उसके बाद अगर आप देखें कोई व्यू लेना चाहिए इस स्टॉक पे। ऑल्दो खबर अच्छी है बट आई थिंक वो रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आया है। चलिए अब बात करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। आज हमारे साथ श्री राज भट्ट मौजूद हैं लंदन से बातचीत करने के लिए, और
जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करते हैं, जब यूएस मार्केट की बात करते हैं, हम यूरोप की बात करते हैं, आई थिंक यूरोप भी अगर आप देखें क्राइसिस से गुजरता था, लेकिन अब की स्थिति में और एक हफ्ते की स्थिति में जो परिवर्तन आया है, सेंटर ऑफ प्रॉब्लम जो ब्रिटेन था वहाँ पे सत्ता परिवर्तन। राज सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आई थिंक पहले इसी से शुरू करना चाहूँगा। ऋषि जी को ये कमान अब दी गई है, उनके आने के बाद वहाँ आई थिंक मार्केट्स ने थोड़ा बहुत तो चीयर किया, पर उनके लिए आगे की राह कितनी मुश्किल है और आने से उनके स्थिति कितनी बदलेगी, इस पर हल्का सा आपका एक पूरा अनुमान चाहूँगा। कैसे देखा आपने इस बदलाव को? देखिए, बदलाव इज वेरी गुड बिकॉज आपको फाइनेंशियली सेवी प्राइम मिनिस्टर मिला है यूके में, एंड वी नीडेड समवन हु अंडरस्टैंड द फिस्कल पोजीशन बेटर। बट उनकी जो सिचुएशन है यूके की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इस समय, बिकॉज ये ब्रेक्सिट जब से हुआ है तब से ऑब्वियसली द ट्रेड विद यूरोप, आई वाज रीडिंग नंबर, is down by some 16%, and Europe is the largest trading partner for UK. And then we had the pound depreciation on the back of a low growth and also the fiscal position here. So, he doesn't have any much headroom to borrow more. Borrowing हो नहीं सकती क्योंकि debt already 100% of GDP यहाँ पे hit कर गया है. Interest rate marginally नीचे आए because they were going up. They're running around 4%, 10-year treasury. And the interest payments are very high. So I think he is going to just try and maneuver this situation till for the next 2 years, because 2 years my election hai. And he will be the, hopefully, Conservative Party candidate for the Prime Minister for the next election. So it's a very challenging time. Just because he has come in here doesn't mean that he can solve the problem, because to solve the problem, you need some kind of maneuvering headroom. And we also have, हमारे को दो और issues इनको face करने हैं। एक तो Northern Ireland का protocol अभी European Union के साथ dispute चल रहा है. So that is a very big challenge. Then उसके बाद, the Scottish referendum is on the back. They are asking for the independent referendum. So UK economy is going through a very big challenging time. Growth is not going to be there. Normally जब recession आता है, हमारे यहाँ भी recession है, तो government spends a lot of money, तो public spending बढ़ती है और that's how you come out of recession. Unfortunately, public spending बढ़ाने के लिए borrowing करनी पड़ेगी, borrowing है नहीं, तो I think he's caught in a rock and a hard place. बहुत challenging time है, but there was no alternative, because आप किसको prime minister बनाएंगे यहाँ पे? At least he can manage this difficult situation, and hopefully कोई geopolitical situation ठीक हो जाए, Ukraine war, some miracle can happen, and he can do a trade deal with India, something like that, can bring some, good news for UK. चलिए, तो आई थिंक यूके की परिस्थिति को अभी स्पष्ट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आई थिंक अभी तो सिर्फ अगर आप देखें सत्ता परिवर्तन हुआ है, महत्वपूर्ण निर्णय अभी होने बाकी हैं। अच्छा सर, अभी थोड़ा सा यूएस मार्केट पे फोकस करते हैं। राज जी, देखिए, आपने इस ट्रबल फेज की टिप्पणी आज से 3 महीने पहले भी की थी और आई थिंक 6 महीने पहले भी की थी, साल भर पहले भी की थी। यूएस मार्केट का प्राइस परफॉर्मेंस इस बार बेहद ही खराब रहा और इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट के बीच में बड़ा डाइवर्जेंस था। लेकिन पिछले 10 दिन सर एक पुल बैक के रहे और जहाँ पे यील्ड्स कूल ऑफ हुई हैं, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, आज रुपये में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, यूएस मार्केट थोड़े स्थिर हुए हैं। आपको लगता है कि वर्स्ट हमने देख लिया है इस क्रम में, या फिर अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है? नहीं, the worst is not behind us. ये बेयर मार्केट रैली जो होती हैं बहुत कन्विंसिंग होती हैं। जब भी बेयर मार्केट रैली आती है, एवरीबॉडी थिंक्स कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। आपने अब तो बैड न्यूज आनी शुरू हुई है। दिस वीक वी हैड Microsoft, Google and Facebook. They all disappointed, and I think Google and Microsoft had fallen by 7-8%, and this is high. These are $2 trillion companies, and 7% fall in a company means $140 billion write-off in the market value of the company. Facebook fell yesterday, I think 20%. So अब earning downgrade, which I was talking to, मैंने पहले आपसे बात की थी कि earning downgrade will be the next cycle of this capital markets. I think analysts will be forced to downgrade earnings. Abhi bhi earning expectations high हैं analysts की. So I think we will see
ferocious correction in the market. I still have the view, and we have not seen the worst. I think last time हमारा 3580 something, S&P is the best index to judge when you look at US. I think 3580, 3500, around that level it came. So I'm of the view that we will go much deeper in terms of correction. I would be surprised हम 3200 or 3000 hit कर रहे हैं S&P 500 में, and because we haven't seen that capitulation, VIX has not moved up, corrections, and there always a conviction क्योंकि market correct होती है, everybody thinks कि correction हो गया, it's a good valuation, but good valuation is based on earnings. PE multiple is all the factor of the earnings. Earnings are going to decline, and we also have a geopolitical risk. So I personally feel that we got big correction coming, and it might take another 4, 5, 6 months, and we'll have a major recession. Recession is not yet started. Started in UK. I think Europe also recession is we are already in. US will take some more time because they have tight labor market, and maybe another 3 months, 4 months we will see, or 6 months time we'll see recession in US. And normally, markets when recession hits in, that's a time where markets basically bottom out. So हमको अभी I think 6 months to 1 year of volatility is there. Mr. And Bhatt, India is obviously holding on well because Indian earnings are coming robust. I mean, finally we are showing that we have consumer which is strong. We are not over leveraged. Our debt position is not bad. Our foreign exchange reserves are good. But with sentiments, India will also correct. But I personally feel that medium to long term India is a very good bet, very good investment. इनफैक्ट जो आप इंडिया की बात करें, मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ था राज जी. आफ्टरनून, भारत में फिर इस समय क्या पैसा कमिट करने का कॉन्फिडेंस है, कंसिडरिंग हमारी अर्निंग्स बेहतर है, हमारी इकोनॉमिक परिस्थिति इतनी शायद बिगड़ी इस समय नहीं है, और अगर हाँ तो कितना पैसा आप कमिट करेंगे? अगर अज्यूमिंग 100 रुपए लगाने हैं तो इस समय कितना रखें, कितना आगे डिप में और खरीदा जाए? देखिए, I'm India bull, if you can say, but temporary, let's say मैंने कहा था डिफेंसिस में ज्यादा मैं पैसे लगाऊंगा. जैसे मैंने आपसे पहले भी एक ITC स्टॉक मैंने कहा था, I don't know कितने टाइम से, मैं 1 साल से ITC कह रहा हूँ, फाइनली the stock is delivering basically. So there are still value stocks in India, and the valuations in India are not stretched if you look at the earning growth. लेकिन stock market केवल fundamentals में नहीं चलती, वो sentiments में चलती है. So sentiments west में negative होंगे यहाँ पे, इतना major correction आएगा. Sentiments will hit India also. So अभी I will be investing more money in the bonds and fixed income पे. हम यहाँ भी west में भी हम लोग fixed income पे आपको इतने अच्छे yield मिल रहे हैं आज, जो पहले कभी नहीं देखे हमने. लास्ट 4 डिकेड्स में बुल मार्केट में कभी करेक्शन आया ही नहीं. 1980 से शुरू हुआ था बुल मार्केट रन, 1922 में ब्रेक हुआ है, 21-22 में, एंड वी आर एंजॉयिंग दिस correction bond market, so we can buy A grade paper at 6-7% yield, which is unprecedented. So India maybe I think I would invest in debt and some defensives and wait for the correction to come in. I've been proven wrong because India market is very resilient. I thought India will correct, but it's not corrected. And medium to long term, of course, if you want to invest for long term, you can buy any time, But I would like to wait for some more time. Once the US market corrects, I think we will see correction in India. But India will be first, I think, market to bounce back after correction. अब आई होप हमारा करेक्शन इतना गहरा ना हो जितना डर शायद ग्लोबल मार्केट्स का है. अच्छा, जब आप जो यूके का जिक्र कर रहे थे, हमने बात, इनफैक्ट हमारे नेटवर्क टीवी नरेंद्रन से बात कर रहा था, जो MD एंड CEO है टाटा स्टील के, और उन्होंने साफ ये बयान दिया है कि जो ब्रीदिंग स्पेस है टाटा स्टील के यूके बिजनेस की, वो कम होती दिखाई दे रही है, और तुरंत प्रभाव से एक राहत पैकेज का इंतजार तो उनको है. नहीं होगा तो इंडस्ट्री बहुत बुरी हालत में होगी. ये टाटा स्टील के मैनेजमेंट की तरफ से बयान आया है. क्या आपको लग रहा है कुछ राहत वहां पर दी जा सकती है इंडस्ट्री को? दूसरी तरफ जो कंपनियां यूके में वैसे भी अच्छा खासा कारोबार कर रही है, जिसमें सोना BLW जैसी कंपनियां हैं, जिनका एक्सपोजर अच्छा खासा यूरोप में भी है, टाटा स्टील है, दूसरी मेटल कंपनियां हैं, उनको लेकर क्या पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अब कॉशियस हो गया है?
सी गवर्नमेंट के पास अभी हेडरूम का मतलब बिकॉज जो कोविड टाइम में उन्होंने डेट बढ़ा दिया, दे डन एक्सीलेंट जॉब, जो स्कीम्स आई टू सपोर्ट फर्लो स्कीम, देन eat out, eating support for restaurant. I don't know, so many schemes they launched, and the loans they given, so all those money has been distributed. Now our headroom is very limited. I think they have to fund the NHS. There's a lot of pressure there. They have to fund their public sector scheme, उनका high speed rail का आने वाला है infrastructure में. So it all depends. I am sure that वो अपना support जितना उसे करेंगे, पर उनके पास headroom limited है, क्योंकि पैसा कहीं से तो आएगा, जो पैसा एक्स्ट्रा देंगे बजट में. ऑलरेडी इनका बजट में ब्लैक होल अभी 35 बिलियन का, कल मैं देखा 35 बिलियन का गैप है, विच डोंट नो कि बोरो करेंगे या कहाँ से लाएंगे. तो अभी ऑप्टिमिज्म, बिकॉज ऋषि सुनाक हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर हु अंडरस्टैंड फाइनेंस, तो थोड़ा ऑप्टिमिज्म है, बट रियलिटी इज नॉट चेंज. रियलिटी इज स्टिल द सेम. वी हैव अ लेबर मार्केट टाइट, बिकॉज हमारा यूरोप से जो हमारे यहाँ फ्री लेबर मूवमेंट था वो खत्म किया, तो यहाँ काम करने वाले आने बंद हो गए, एंड उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ा है. लेकिन ओवरऑल सिचुएशन, जैसे आप देखें, रिटेल सेल्स देखें और सारे नंबर्स देखें, जीडीपी नेगेटिव हो गया है. सो सिचुएशन कैन गेट वर्स. आज लॉयड्स बैंक के रिजल्ट आए थे, व्हिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट. आई थिंक दे हैव 27% मार्केट शेयर इन यूके, एंड दे मेड अ प्रोविजन ऑफ सम 600 odd million pound का against the bad assets. So now the news is trickling in, and I think we will see very difficult time here also. And I think nobody wants to acknowledge that Brexit was bad. And then, of course, Ukraine war, we given money there also. So there will be pressure, more and more pressure, that how they're going to allocate this limited money they have. वो यूक्रेन को देंगे, स्टील इंडस्ट्री को देंगे, एनएचएस को देंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर में लाएंगे. अब जैसे यूएस में आप देखिए, अभी यूएस की हालत ज्यादा खराब है यूके से, लेकिन बिकॉज डॉलर इज सो डोमिनेटिंग, मार्केट डजंट केयर. लाइक बाइडेन ने $500 billion का डेट माफ कर दिया, व्हिच इज सच ए ह्यूज सम. कोई रिएक्शन नहीं, कहाँ से पैसा आएगा. यहाँ पे हमें लिस्ट ट्रस्ट का $40 billion का उसने टैक्स कंसेशन दिए, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ. So UK is being a small economy, and they don't have support of ECB, they don't have support of Fed, so they have to look after themselves, and they have many challenges. जो मैंने आपसे कहा कि अभी यूरोप के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जो इनको एग्री करना है, that is one of big challenge. Trade deal with India, because India is also standing firm, demanding concessions, because US के साथ तो ट्रेड डील इनकी होनी नहीं अभी जल्दी में, जो उन्होंने कहा था. So कोई ट्रेड डील अभी हुई नहीं इनकी. They have done only with Japan, Australia, and New Zealand. India is a big trade deal they need to do. Then उसके बाद finally अगर स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हो जाता है, अगर प्रेशर आता है अगले 2 साल, so that will be a big change. So they need to find money from somewhere. मुझे नहीं लगता नहीं है कि वो ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे बिजनेसेस को, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा. बट जो उन्होंने कहा, बहुत शुक्रिया. यूरोप हो चाहिए. थैंक यू. यस सर, प्लीज कंप्लीट योर पॉइंट. नहीं, मैं कह रहा था, जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, अभी उनके पास फायर पावर है, बड़ा इतना बड़ा लार्ज बैंक है. दे कैन स्टिल कम आउट एंड फिस्कल बैलेंसेस. लाइक आपका इटली में 150% डेट टू जीडीपी है, ग्रीस में 200% है, ऐसी और कंट्रीज में भी काफी हाई है. लेकिन वहां पे मार्केट इतनी ज्यादा डिसलोकेट नहीं हुई है जितनी यूके में. यूके बीइंग ए स्मॉलर कंट्री, and they have to fend for themselves. So they will find it challenging, and only में कोई miracle हो जाए तो situation ठीक हो जाएगी war में या कहीं और, something else. Thank you. So that's the बहुत शुक्रिया. I mean, Europe, the US, भारत, तीनों पर्सपेक्टिव से आपने अपने व्यू रखे. बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी. इंडेक्सेस और नीचे खिसक के आए हैं, और आई थिंक इनफैक्ट निफ्टी ज़्यादा सिंक हुआ है अंडर द लीडरशिप ऑफ आई थिंक बैंक. ये निफ्टी आईटी लेके आई आपकी स्क्रीन पर. निफ्टी आईटी अब करीब 1% नीचे. तो ये निफ्टी आईटी का जो ड्रैग है वो एग्जैक्टली अगर आप देखें, निफ्टी को डील ऊपर लाके खड़ा कर दिया है 17,660, और डेढ़ ऊपर निफ्टी आके ट्रेड करता हुआ. एक बार राजेश पालवे जी निफ्टी आईटी पर अपना व्यू दीजिएगा. 291 पॉइंट डाउन, एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल हुआ है फ्रॉम 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. आपका व्यू एनी आईटी स्टॉक राइट नाउ, आई मीन जिसको चेस करना चाहेंगे आप, शॉर्ट या फिर लॉन्ग पुट के साइड पे?
तो बिल्कुल देखिए वीरेंद्र जी, निफ्टी आईटी में अभी भी जो रिकवरी बनी थी वो इतनी सब्सटेंशियल रिकवरी नहीं थी कि ये जो बियरिश जोन है उससे बाहर निकलने में कामयाब हो सके। तो हमें लगता है जिस तरीके की वीकनेस वापस आज के सेशन में बनी है निफ्टी आईटी में, उसमें टीसीएस हमें लगता है कि यहाँ से अब पिछले 3-4 सेशन से देखें तो हायर साइड पे एक सप्लाई प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला था, और आज का जो ये करेक्शन आज टीसीएस में आते हुए दिख रहा है, ये अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे वापस फिसलते हुए दिख रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से वापस टीसीएस में सप्लाई बनना, हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से फर्दर करेक्शन एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। तो टीसीएस हमें लगता है कि थोड़ा डाउनसाइड यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। 3080 तक की डाउनसाइड हमें लगता है टीसीएस नवंबर फ्यूचर में आते हुए दिख सकती है। जब तक स्टॉक में 3190 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, व्यू हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड का ही रखना चाहिए। 3100 और 3080 तक की डाउनसाइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकती है। 3100 और 3000 तक के लेवल्स। वैसे भी आईटी काउंटर्स अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुके हैं, लेकिन आगे और बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। टीसीएस टॉप लूजर्स में शामिल है। आप इसके साथ ही टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस सब देखिए तेजी से फिसलते हुए। डे हाई से करीब 400 पॉइंट नीचे सेंसेक्स। निफ्टी भी करीब 100 पॉइंट गवा चुका है दिन की ऊंचाई से। प्रेशर निफ्टी बैंक में भी है, जो इस समय सिर्फ डबल डिजिट्स में है। ट्रिपल डिजिट्स के गेंस देखने को मिले थे यहाँ पर, और निफ्टी बैंक 280 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ। चलिए फटाफट हमारे जानकारों से पूछते हैं, चार का चौका में वो किस तरह के ट्रेड्स फिर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या तेजी के आइडियाज हैं या फिर मंदी की तरफ ही झुकाव रहेगा। एक एक करके वो सभी ट्रेड्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। सस्ता ऑप्शन, लेकिन सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं मानस के साथ। देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए ग्रेनुअल्स पे ही मेरा ध्यान है, क्योंकि देखिए करीब 12 या 15 दिनों का कंसोलिडेशन हुआ, और अब जब स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट 360 रुपए के ऊपर दिया है, तो आई थिंक यहाँ पर 25-30 रुपए का आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए ग्रेनुअल्स का नवंबर वाला 370 का कॉल ऑप्शन लेंगे। 15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 25 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल 370 का कॉल लेने की सलाह है। 25 का टारगेट रहेगा। 14 के आसपास खड़ा है ये 370 वाला कॉल सस्ता ऑप्शन। ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड। अब चार्ट का चमत्कार गौरव बिस्सा। स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है टाटा पावर। यहाँ पे अगर आप इसके डेली चार्ट अगर देखेंगे तो एक अच्छे कंसोलिडेशन 10 तरह के कंसोलिडेशन से स्टॉक जो है बाहर आ रहा है, और यहाँ पे आपको MACD क्रॉसओवर भी देखने मिल चुका है। RSI भी आपको ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव डायनेसिस देखने मिलेंगे, बुलिश हिडन, क्योंकि आप देखेंगे स्टॉक प्राइस में कुछ नहीं होता, RSI कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मौजूदा स्तरों से काफी अच्छा लग रहा है। 240 से 245 तक के लक्ष्य इसमें आपको देखने मिल सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा वो 214 रुपए का होगा। राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है जून के लो से, वो भी इसमें आ रहा है। तो मल्टीपल पॉजिटिव्स है स्टॉक के अंदर। ट्रेड आ रहा है गौरव बिस्सा की तरफ से। टाटा पावर खरीदारी करके चले। चार्ट का चमत्कार आपके स्क्रीन पर 1.5% ऊपर है काउंटर। तो गिरते बाजार में देखिए 2 तेजी वाले ट्रेड्स इस समय आए हैं। अब बारी है एफिनो सुपरस्टार की। चलते हैं राजेश पालविया के पास। तो हर्षिता मैम, मुझे लगता है कि यहाँ पे एबी कैपिटल पे फोकस करना चाहिए। आदित्य बिरला कैपिटल, ये स्टॉक में काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का देखने को मिला डेली सेटअप पे, और जिस तरीके से यहाँ पे रोल ओवर एक्टिविटी बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है एबी कैपिटल यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। नवंबर फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें टारगेट आना चाहिए 126-128 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 114 रुपए के आसपास। तो एबी कैपिटल फ्यूचर बाय करने की सलाह है। भी तेजी का ही ट्रेड 126 के टारगेट के लिए मौका। नवंबर सीरीज में ये ट्रेड आपने इनिशिएट करना है। आशीष महेश्वरी, अब बारी आपकी मिड कैप फंड। जी, मेरा मानना है अभी थोड़ा सा हमें डोमेस्टिक साइड पे जो स्टॉक्स हैं, जो कंजम्पशन है या जिनको एक्सटर्नल फैक्टर से फर्क नहीं पड़ता, वो इन स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। तो मेरा मानना है डिफेंस, पावर और रेलवे, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मेरा आज एक जो पिक है वो रेलवे का है, रेल विकास निगम लिमिटेड, जो सिर्फ 8,500 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी मिल रहा है, और 1,000 करोड़ से ज्यादा का कंपनी का ईयरली प्रॉफिट है। इस क्वार्टर के भी नंबर्स आएंगे तो मेरा मानना है जो पिछले बार उनका करीब 222 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 325 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा रहेगा। तो और इसके अलावा FIs भी हर क्वार्टर में इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल रेल विकास निगम पे नजर होनी चाहिए, और 45 से 47 रुपए का टारगेट इसका एक शॉर्ट टर्म के लिए।
एक तेजी का ट्रेड 41 के आसपास ये स्टॉक है, लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी तेजी की करीब 5% तक के गेन्स देखने को मिल सकते हैं। वेरी क्विकली आपके लिए मैं रिकैप कर रही हूँ सभी ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए हैं। भले ही ऊपरी लेवल से बाजार हल्का हो रहा हो, लेकिन तेजी के ट्रेड्स हमारे जानकार पकड़ रहे हैं। ग्रैन्यूल्स 370 का कॉल लेने की सलाह, 25 टारगेट है, 14 रुपए पर यह पोजीशन आपने इनिशिएट करनी है। गौरव बिस्सा ने टाटा पावर पर एक बाय कॉल दिया, पहला टारगेट 240 का है, उसके आगे फिर 245 तक के लेवल्स आएंगे। एफनो का सुपरस्टार आपकी स्क्रीन पर है, आदित्य बिरला कैपिटल 126 और 128 के टारगेट के लिए मौका। गौरव का भी ट्रेड आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा, 240 का टारगेट जो इन्होंने टाटा पावर में दिया था। और मिड कैप फंडा RVNL का स्टॉक जो आशीष महेश्वरी आपके लिए कर रहे हैं पिक, ये है फिलहाल आपके लिए इस समय का ट्रेड। चलिए इस बीच डाबर, ये स्टॉक जो आज आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो नतीजे हैं, लेकिन दूसरी बड़ी खबर ऑफ कोर्स वो यही है कि कंपनी अब मसालों के बिजनेस में भी एंट्री कर रही है। 51% हिस्सा वो बादशाह मसाले में लेगी, 587 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं डाबर के CEO मोहित मल्होत्रा। मोहित, स्वागत है आपका। मोर देन द नंबर्स, मार्केट ये ज़्यादा सुनना चाहता है कि इस बिजनेस को लेकर आपके क्या प्लान है, क्योंकि मैं अवेंडेस की रिपोर्ट पढ़ रही थी, 2025 तक के ब्रांडेड सेगमेंट में 50,000 करोड़ का मार्केट रह सकता है। इस डील की वैल्यूएशन रफली आपने कैसे आकी और किस तरह की ग्रोथ लेकर आ सकता है बादशाह मसाला आपके ओवरऑल बिजनेस में? राइट, अर्चिता, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सीजन ग्रीटिंग्स। सो हमने ये बादशाह मसाला इसलिए एक्वायर किया क्योंकि डाबर की अभी 3 वर्टिकल्स हैं। एक तो हमारा बेवरेज वर्टिकल है जो 1700 करोड़ का है, एक हमारा हेल्थ केयर वर्टिकल है जिसमें च्यवनप्राश आता है, और एक होता है होम एंड पर्सनल केयर वर्टिकल। जो हमारा बेवरेज वर्टिकल है वो सबसे छोटा है, तो वो अभी ऑपरेट करता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट 1700 करोड़ के अंदर। उसको हमने एक्सपैंड करना था और वी वांटेड टू बिकम अ फूड एंड अ बेवरेज कंपनी टुगेदर। सो इन लाइन विद आवर विजन कि हमें फूड एंड बेवरेज कंपनी बनना है, हमने फूड का ब्रांड एक्वायर करना था। ऑर्गेनिकली हमने घी में, पिकल्स में, सॉसेस के अंदर एंट्री करी है, पर उससे बहुत ही स्लो ग्रोथ आती है बिकॉज एक एक चैनल करके आप ग्रो करते हैं। इनऑर्गेनिक वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और जैसे आपने राइटली बोला, कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस मार्केट इंडिया में बहुत बड़ी है, 60,000 करोड़ की मार्केट है, जिसके अंदर अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड दोनों है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट अगर आप देखें 25,000 करोड़ है और हर साल अराउंड 15% से ग्रो कर रही है और ये मार्केट। और अनऑर्गेनाइज्ड वाले लोग ऑर्गेनाइज्ड में जाते जा रहे हैं बिकॉज इम्प्योरिटी बहुत डर होता है, तो इसीलिए लोग ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के ही ब्रांड्स जो है खरीदते हैं। तो डाबर के लिए एक तो साइज बहुत बड़ा है मार्केट का, इसीलिए सेंस है। दूसरा हमारा राइट टू विन है क्योंकि अभी हम स्पाइसेस और हर्ब्स में ऑलरेडी हैं। जो हम हर्ब्स और स्पाइसेस च्यवनप्राश वगैरह में डालते हैं वो मसाले ही हैं बेसिकली। सो हमारी कॉमनैलिटी और सिनर्जी बहुत जबरदस्त है बैक एंड के अंदर। तो अराउंड 60% जो हम प्रोक्योर करते हैं वो कॉमन ही है, तो उससे सिनर्जी होती है। प्लस डाबर की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही फार एंड वाइड है। जो ये कंपनी है ये सिर्फ वेस्ट में है, तो वेस्ट से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट में हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। जो ये लोग मार्जिन वगैरह देते हैं बहुत ज्यादा देते हैं, तो वहां पे सिनर्जी आ सकती है हमारी बहुत ज्यादा। और डाबर की जो सिस्टम्स, प्रोसेसेस और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, दे आर मच साउंड, उससे बहुत अनलॉक होगी कॉस्ट एफिशिएंसी। तो दैट इज व्हाई हमारे लिए सेंस बना कि ये कंपनी को हम ले लें। और अभी हमने सिर्फ 51 लिया है, बाकी बैलेंस 49 अगले 5 साल के बाद लेंगे। तो इस टाइम के अंदर प्रमोटर्स का जो एक्सपर्टीज है इन अंडरस्टैंडिंग गुजराती पैलेट, गुजराती टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वो बहुत हैंडी आएगा। और उनके रिलेशनशिप्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के साथ, वो सब हमें समझने के अंदर टाइम लगेगा। इसीलिए ये विन विन पार्टनरशिप है फॉर डाबर एंड फॉर जावेरी ब्रदर्स। मुझे ये बताइए, ये किस तरह की ग्रोथ लार्जली डाबर के इस फूड पोर्टफोलियो में लेकर आएगा? आई एम श्योर आपने कुछ नंबर्स एक्सट्रापोलेट करके ध्यान में रखे होंगे, तो औसतन अगले 5 सालों में क्या ये डिलीवर करेगा आपके लिए? तो अभी इसका टर्नओवर अराउंड 250 करोड़ का है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 20% CAGR से ग्रो होगा और अराउंड 700 से 750 करोड़ एंड ऑफ 5 इयर्स तक हम ले जाएंगे इसको। सो अराउंड 20% CAGR की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन बैक ऑफ
कि हम एडवर्टाइजिंग करेंगे, जो इस कंपनी ने एडवर्टाइजिंग पिछले 3-4 साल से नहीं करी है और ब्रांड बहुत वेल नोन है इसका। नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन करेंगे। नंबर 3 पोर्टफोलियो एक्सपैंड करेंगे। नंबर 4 और स्टेट्स के अंदर एंट्री करेंगे और रूरल के अंदर लेके जाएंगे और ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड के अंदर भी एंट्री करेंगे जो अभी नहीं हुई है। तो वी आर लुकिंग एट 700 करोड़ का टर्नओवर एट द एंड ऑफ 5 years, बेसिकली ट्रिपलिंग ऑफ टर्नओवर। वही जो अगर आप सेगमेंटल ग्रोथ को देखें तो लाइक आई मीन जो कैटेगरी ऑफ जूसेस है वहाँ पे और डाइजेस्टिव्स में आप देखें आपने सब्सटेंशियल ग्रोथ दर्ज की है, तो ये जो मोमेंटम है ये ऐसा ही कायम रहेगा अगले क्वार्टर में भी। और एक और चीज़ सर कि वो इनफैक्ट मेरा प्रश्न लास्ट क्वार्टर में भी था आपसे कि रूरल से जो डिमांड है वो कितनी पिकअप हुई है इस बार, या फिर वो मोर और लेस फ्लैट ही है? राइट, तो सबसे पहले जूसेस के अंदर हमने एंटर करा था ड्रिंक्स मार्केट। अब ड्रिंक्स मार्केट का साइज है 700-800 करोड़, जो जूसेस का मार्केट साइज है अराउंड 1700 करोड़। तो हमने मार्केट साइज और टोटल एड्रेसेबल मार्केट को हमने अराउंड 4 times और 5 times ले गए हैं। इसके अंदर हमारा ड्रिंक्स ने लास्ट ईयर किया था बिजनेस 100 करोड़ का, इस साल बिजनेस किया है 200 करोड़ का, और हम अगले 3 साल में 500 करोड़ का बिजनेस करेंगे अपने ड्रिंक्स पोर्टफोलियो में। तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है अपने माइंड में कि ये ग्रोथ जो है सस्टेन्ड और मेंटेन रहेगी, क्योंकि हम अभी तो 10% मार्केट शेयर पे हैं ड्रिंक्स में। तो 10% से हमें सिर्फ ऊपर जाना है और बाकी प्लेयर्स सिर्फ मैंगो प्लेयर्स हैं, और हम हैं जो रियल ब्रांड को ड्रिंक्स में लेके गए हैं और सारे फ्लेवर्स के अंदर लॉन्च किया है। हमारे तो 8 फ्लेवर्स होते हैं, सिर्फ मैंगो इज वन ऑफ द फ्लेवर्स। सो ड्रिंक्स में हमारी सस्टेन रहेगी। एज वेल एज ग्रोथ इन रूरल इज कंसर्न, वीरेंद्र जी, रूरल में ग्रोथ थोड़ी, डाबर में हमेशा रूरल की ग्रोथ अर्बन से ज्यादा रही है, बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह रूरल में बहुत रहा है। पहली बारी इस क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में हमने देखा है कि रूरल में हमारी ग्रोथ बहुत कम रही है। अर्बन में ग्रोथ 6% की रही है, रूरल में ग्रोथ सिर्फ 1% की रही है, और थोड़ा क्रेडिट भी कम अवेलेबल है रूरल के अंदर। तो हमें बहुत क्रेडिट एक्सटेंशन देनी पड़ी है, इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है और लिक्विडिटी क्राइसिस है थोड़ा रूरल के अंदर। तो वो अब हमें पिंच होना शुरू हो गया है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बहुत हुई है, और इन्फ्लेशन के कारण प्राइस इंक्रीजेस हुए हैं, और रूरल में प्राइस इंक्रीजेस बहुत ही वॉलेट को पिंच कर रहे हैं कंज्यूमर के। तो वो थोड़ा दिखना शुरू हो गया है, बट होपफुली फेस्टिव सीजन के आने से ये थोड़ा सेंटिमेंट बेटर होगा कि जब भी प्राइस इंक्रीजेस होते हैं रूरल में एक बैकलैश तो आता ही है, बट वो धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाता है, बिकॉज कैप्टिव डिमांड इंडिया में इट्स ऑलरेडी देयर। सो दैट इज वेयर वी आर ऑन रूरल। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ये स्पेशली इस मसाले वाले पोर्टफोलियो को लेकर काफी उत्साह बाजार में वैसे भी है इसको लेकर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। स्टॉक आपके सामने करीब 3% के गेंस पर खड़ा है। इस पर नजरें होनी चाहिए, लेकिन साथ ही नजरें होनी चाहिए हमारे उस खास सेगमेंट पर जहां पर यतन आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है। बताइए यतिन, नजर कहाँ है और क्या चल रहा है? हाँ, गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, पर्टिकुलरली जो क्रॉप प्रोटेक्शन और सीड्स कंपनी है, यानी एग्री की जो कंपनीज हैं वो आज फोकस में है। सबसे पहले बात करेंगे सुमितोमो केमिकल्स की। ऑब्वियसली इसका नाम है सुमितोमो, लेकिन कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। राइस सेगमेंट में भी ये काफ़ी सारे सीड प्रोडक्ट्स देती है। तो कहीं ना कहीं आज स्टॉक फोकस में है, क्योंकि इंट्राडे यहाँ 9% का डिप हमने देखा था। अभी स्टॉक लगभग 5% नीचे है मजबूत खुलने के बाद। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। ये ग्लाइफोसेट करके एक प्रोडक्ट है जिसके कारण यहाँ आपको असर देखने को मिला है। ये जो ग्लाइफोसेट है, यहाँ कंपनी का लगभग 20% रेवेन्यू इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये टी प्लांटेशन से लेके काफ़ी सारे बीटी क्रॉप्स में यूज़ होता है, और यहाँ काफ़ी सारा जो रेजिडुअल बच जाता है इसको अप्लाई करने के बाद, उसके कारण शायद कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ऑब्वियसली काफ़ी सारी राज्य सरकारों ने, जैसे कि मध्य प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह ने इस पे कारपेट बैन लगाया था, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे राज्यों में ये अवेलेबल था और एक मेजर रेवेन्यू पोर्शन बना था बायर क्रॉप का
और सुमितोमो का। और क्योंकि ये प्रोडक्ट अब बैन कर दिया है भारत सरकार ने, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और सेल इंपोर्ट सारा का सारा बंद करना पड़ेगा, तो इसका सीधा असर आपको सुमितोमो केमिकल्स और बेयर क्रॉप जैसी कंपनियों पे होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दूसरा जो सीड स्टॉक है फोकस में, वो है कावेरी सीड्स। यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले तो कॉटन के दाम फर्म हो गए थे, इसके कारण काफ़ी सारी आपको बुआई होती हुई दिखाई दी, क्योंकि फार्मर्स जनरली प्राइस ट्रेंड फॉलो करते हैं, इसका फ़ायदा एक कंपनी को होगा। इसके अलावा 700 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बोर्ड ने बायबैक को भी मंजूरी दे दी है, जिसके कारण स्टॉक में आज आपने लगभग 6% का उछाल देखा है। टोटल 125 करोड़ के आसपास का ये बायबैक साइज अनाउंस किया है कावेरी सीड्स ने। कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है, तो कहीं ना कहीं ये बायबैक प्राइस को सपोर्ट करेगा। तो एक साइड पे है सुमितोमो केमिकल्स, जिसका एक मेजर रेवेन्यू ड्राइवर प्रोडक्ट पे पाबंदी सरकार ने लगा दी है, और दूसरे साइड पे है कावेरी सीड, जहां बायबैक भी बढ़िया तरीके से स्टॉक को सपोर्ट दे रहा है। और जो कॉटन में हमने रिकॉर्ड एकरेज देखा है, शायद इसका भी फायदा एक कंपनी को होगा। ओके, तो दोनों स्टॉक्स रेडार पर। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो एक तरफ कावेरी सीड 700 रुपये प्रति शेयर का बायबैक, और दूसरी तरफ आपकी बाकी केमिकल कंपनियां सुमितोमो जैसी, जहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर जो रोक सरकार लगा रही है, इम्पैक्ट आएगा। ये सेक्टर आप क्लोजली ट्रैक करते हैं। आशीष महेश्वरी, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? स्पेशली ये कावेरी का बायबैक आप कैसे देख रहे हैं? प्राइसिंग जी, प्राइसिंग तो काफी अच्छा है, 700 रुपये, जबकि भाव 480 रुपये के पास है, तो बिल्कुल अट्रैक्टिव प्राइस है बायबैक के लिए। और सेक्टर भी मुझे पसंद है। मुझे लगता है कि जो सीड और एग्री केमिकल स्पेस है वो अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, क्योंकि जो मॉनसून है इस बार ओवरऑल ठीक आया है, तो किसानों के पास में जो परचेजिंग पावर है वो ठीक है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन के कारण से वेजिटेबल, पल्सेस सभी के दाम जरूर बढ़ गए, बट ऐसे रूरल इकोनॉमी में अल्टीमेटली पैसा ज्यादा उनके हाथ में आता है, तो सीड और एग्री केमिकल कंपनीज दोनों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा मानना है बिल्कुल कावेरी सीड पे किसी भी गिरावट पे बाइंग करना चाहिए, क्योंकि आज तो 25 रुपये ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, तो थोड़ा सा वेट करें इसको बाय करने के लिए। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज और आईपीएल जैसी कंपनियों पे भी नजर रखनी चाहिए। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रही है। अच्छा, हम डाबर के मैनेजमेंट से जो बात कर रहे थे, अगले 5 सालों में जो कह रहे हैं कि 700 करोड़ तक का बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखाई देगा, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है डाबर को अपने फूड पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने के लिए? और आज ये 3.25% की तेजी क्या काफी है, या फिर आगे स्टॉक में और पोटेंशियल है आशीष तगड़े रिटर्न्स देने का? देखिए, मुझे नहीं लगता सिर्फ मसाले के कारण से ही डाबर को देखना चाहिए। तो एक 500 शायद 80 करोड़ रुपए जो पे किया है, और 1800 करोड़ का वो साल में कंपनी नेट प्रॉफिट अर्न करती है, तो कंपनी के लिए कोई इतना बहुत बड़ा एक्विजिशन तो नहीं है, बट फिर भी एक जो मसाला एक वो मार्केट है जिसके कारण से आप घर घर में पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा जो बादशाह का डिस्ट्रीब्यूशन रीच एक छोटे से छोटे किराना स्टोर तक है, उसका बिल्कुल बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा। और अच्छा हाई मार्जिन बिजनेस है, तो बट मेरा मानना है कि डाबर को सिर्फ इसलिए खरीद लिया जाए कि उन्होंने बादशाह का एक्विजिशन किया है, वो सही स्ट्रेटेजी नहीं होगा। ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो बेटर है कि उस एंगल से कंपनी को देखना ठीक रहेगा। और मैं बुलिश हूँ स्टॉक पे कंपेयर टू मैरिको और ज्योति के कंपैरिजन में जो सेम सेगमेंट में है। मुझे लगता है डाबर की का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और जो एक्सपेंशन है वो काफी स्केलेबल और सस्टेनेबल है, तो डाबर को किसी भी गिरावट में बाय करें। तो डाबर में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी गिरावट पर खरीदारी करने की। मार्केट में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। ऊपरी लेवल से मार्केट हल्का जरूर हुआ, लेकिन फिर से 17,700 के आसपास निफ्टी रिट्रेस होकर खड़ा है 56.2 पर। निफ्टी बैंक 75 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा था, अब 135 पॉइंट आ गया है ऊपर, तो स्विंग बैक देखने को मिला है। अच्छा, वेरी क्विकली वीरू कह रहे हैं कि एक स्टॉक रेडार पर होना चाहिए, और इसके एनालिसिस तो वीरू ही सबसे बेस्ट करते हैं। वीरू, भेल में अचानक तेजी और 90% का रोल हुआ। अरे हर्षदा, याद है आपने लास्ट जब आप छुट्टी पे गई थी उससे पहले मार्क किया था, और अनुज के साथ हमारा डिस्कशन हो रहा था। जी हाँ, और वहां से क्या पिछले गुरुवार की बात थी। ये बैन में है जी, हाँ ये बैन में है, बट आई थिंक डिलीवरी पर्सपेक्टिव से एक बार बातचीत करते हैं हर्षदा इस स्टॉक पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मूव जो है ना वो सबकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे है।
आशीष महेश्वरी जी, आप इस कार्यक्रम में हैं। लास्ट टाइम भी हमारा डिस्कशन हुआ था और इनफैक्ट यतिन ने इस पर एक बहुत अच्छी कमेंट्री दी थी कि एग्जैक्टली अगर आप देखें क्या है जो बीएचईएल को स्विंग दे रहा है। नाउ यतिन ने लास्ट कमेंट्स किए थे, मैं बता रहा हूँ आपको, ट्यूसडे को, और उस वक्त ये स्टॉक लगभग था 6950 की ट्रैजेक्टरी में, वहां से 73 रुपए आ गया ये। आप इस बार बीएचईएल की इस स्ट्रेंथ पे बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे? याद रखिएगा, ऑल थॉट्स ऑल व्यूज इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ये डेरिवेटिव्स में बैन में है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आशीष महेश्वरी जी। जी, मेरा मानना है सबसे पहली बात तो इसमें देखना पड़ेगा कि दोनों ही एफआईज और डीआईज दोनों ही इस स्टॉक में पिछले 1 साल में नेट बायर है। तो जो रिटेल इस स्टॉक को हाथ थक के बेच रहा है कि उन्होंने बिल्कुल बॉटम पे मैंने देखा 45-50 रुपए के आसपास बहुत रिटेल डिलीवरी जिसमें गया, क्योंकि लोगों को लगा कि शायद कंपनी खत्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं। जरूर कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया था 200 करोड़ रुपए के आसपास का, बट मुझे लगता है कि सितंबर क्वार्टर से नंबर्स चेंज हो जाने वाले हैं। दूसरा, जो दोबारा से जो ऑर्डर बुक है कंपनी की काफी रोबस्ट बनी हुई है, तो इस स्टॉक को भी मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं दोबारा से ये बात कहना चाहता हूँ, इनफैक्ट राज भट्ट जी के इंटरव्यू के बाद में और क्लियर हो गया है कि आपको थीम्स वही रखना चाहिए जो डोमेस्टिक मार्केट्स के रिलेटेड हो। तो बिल्कुल हैवी इंजीनियरिंग का स्टॉक बीएचईएल पे भी वहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डोमेस्टिक कंपनीज के लिए ये इक्विपमेंट्स बनाते हैं, और ये जो कमोडिटी प्राइसेस में भी थोड़ी सॉफ्टनिंग हुई है उसका बेनिफिट भी बीएचईएल को मिलेगा। और ये क्वार्टरली नंबर्स में मेरा मानना है दोबारा से कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी। तो बिल्कुल 70 रुपए के आसपास आपको डिलीवरी धीरे धीरे उसमें एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। बीएचईएल पर आप देखें, आपका व्यू है आपकी स्क्रीन पर 7265 इस दौर की नई हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। मीनवाइल अब लेके आइए आप मारुति आपकी स्क्रीन पे, इट्स 9032, और पूरा का पूरा अक्टूबर की सीरीज याद रखिएगा मारुति ने एक साइडवेज स्विंग में गुजार दी। जब अक्टूबर की सीरीज में हम आए थे इसका प्राइस था लगभग 8823 की ट्रैजेक्टरी, लेकिन अक्टूबर के लास्ट चंक में 2 दिन में एक अच्छा स्विंग आया, स्पेशली ट्यूसडे को। आज ये स्टॉक अगर आप देखिए काफी हद तक साइडवेज रहा, स्लाइटली द पॉजिटिव बायस है। नंबर्स मारुति के आने हैं, कैसे रहेंगे नंबर्स, आइए बात करते हैं दीपाली से। दीपाली बताइए एग्जैक्टली इस बार मारुति से क्या एक्सपेक्टेशन है? नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है मारुति सुजुकी से। उसके 2 मेजर फैक्टर है, एक तो पिछले साल इसी क्वार्टर का बेस भी लोअर साइड पर था, साथ ही साथ डिमांड इंप्रूवमेंट जो हुई है उसका बेनिफिट भी मिलेगा, इसलिए नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आप Q2 के वॉल्यूम्स देखेंगे पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर में जो वॉल्यूम्स हैं उसमें 36% की ग्रोथ देखने को मिली है वाई बेसिस पे, और सीक्वेंशियल बेसिस पे भी 10% की ग्रोथ रही है। यानी पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले ज्यादा गाड़ियां कंपनी ने बेची हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा अर्निंग्स को। नंबर्स अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 44% बढ़कर आ सकते हैं मारुति के, वहीं मुनाफे में भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ग्रोथ दिख सकती है। 475 करोड़ से बढ़कर जो मुनाफा है वो 1847 करोड़ रह सकता है। एबिटा में भी 221% की बढ़त एक्सपेक्टेड है। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स भी बेटर रहेंगे कंपनी के। इनफैक्ट जो प्राइस हाइक कंपनी ने किया है प्लस जो ऑपरेटिंग लीवरेज है या फॉरेक्स बेनिफिट है उसका इंपैक्ट आपको पॉजिटिवली मार्जिन्स पर दिखेगा, क्योंकि येन का जो डेप्रिसिएशन हुआ है रुपी के अगेंस्ट में, उससे कंपनी की जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कॉस्ट है वो कम हुई है, इसलिए मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो 4.2% से बढ़कर 9.2% के आसपास आ सकते हैं। इसके अलावा भी जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स है वो भी एज आउट होते हुए दिख रहे हैं। लो चैनल इन्वेंट्री का भी फायदा मिलेगा ओवरऑल अर्निंग्स को। तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्टेड है मारुति से, ना ही सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ के बेसिस पे बल्कि लो लास्ट क्वार्टर के लोअर बेस की वजह से भी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की ओर से अगर कोई भी स्टेटमेंट आता है तो इस बार के अर्निंग्स के साथ, क्योंकि जो फेस्टिव सेल्स रही हैं इस बार ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री की बेहतर रहेंगी। और CNBC TV18 सोर्सेज की बात करें तो मारुति की जो फेस्टिव सेल्स है वहां पर ऑलमोस्ट 40-43% की ग्रोथ रह सकती है। तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है मारुति सुजुकी से। जी, तो मारुति अगर आप देखें तो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेशन आपकी स्क्रीन पर, और मैं आई थिंक मारुति पे बात ही करूँ, लेकिन PNB हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। और एग्जैक्टली आप देखें नेट इंटरेस्ट इनकम शुद्ध ब्याज आए करीब 465 करोड़ से बढ़कर 635 करोड़ रुपए, एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें तो यहाँ पर हाइक है, यहाँ पर 635 रुपये। मुनाफा अगर आप देखें करीब करीब 235 करोड़ से बढ़कर 263। आई थिंक NIMs के फ्रंट पर आप देखें नेट इंटरेस्ट इनकम के फ्रंट पर आप देखें नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आपकी स्क्रीन पे। PNB हाउसिंग जरा प्लीज टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। यस, उसका इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली नंबर्स का जो रिएक्शन है दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 446.80
यहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम का फिगर का जो आंकड़ा है वो आई थिंक बाजार को इम्प्रेस कर रहा है। 447 इनफैक्ट स्टॉक डे हाई पर है और इनफैक्ट इस स्विंग के साथ ये स्टॉक जो है वो इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी, यानी लास्ट टाइम इस जोन में ये स्टॉक था 16 फरवरी के आसपास, इनफैक्ट जनवरी के आसपास, और इन नंबर्स के बाद एक स्विंग काफ़ी अच्छा खासा आया है। बहुत संक्षेप में आशीष माहेश्वरी जी, अभी मेरे पास दो नंबर्स हैं और यहाँ पे ग्रॉस एनपीएस 6.05 से के रेंज में रहे, नेट एनपीएस इनके 3.95 हैं यहाँ पर। बट याद रखिएगा जो ड्राइव कर रहा है स्टॉक को वो है एग्जैक्टली नेट इंटरेस्ट इनकम, शुद्ध ब्याज आय का आंकड़ा। आशीष माहेश्वरी जी, आई मीन प्राइस डैमेज सिग्निफिकेंट था इसमें, अगर आप देखें इस CY22 में, पर ये नंबर्स बहुत संक्षेप में रखिएगा, बस आपका एक रिजल्ट रिएक्शन चाहूँगा। आपको कैसे लगे नंबर्स ये? जी, मेरा दोबारा से ये तो मानना है 7,500 करोड़ मार्केट कैप पे आपको कंपनी मिल रही है जो इस साल करीब 1,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट अर्न करेगी, तो कहीं नो ब्रेनर है यदि देखा जाए तो LIC या PNB हाउसिंग फाइनेंस इस लेवल पे बाइंग करने के लिए। और मैं उन नतीजों से काफी सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मार्च में 170 के सामने यदि 265 वो कर रहे हैं इस क्वार्टर में तो काफी अच्छे नतीजे कहे जाएंगे। % भाग गया है स्टॉक, और याद रखिएगा अब इस कंपनी की कमान कैनफिन होम्स के प्रीवियस MD कौसगी साहब संभालते हुए दिखाई देंगे। स्टॉक आपके सामने 5.5% ऊपर है और नंबर्स के बाद चले, लेकिन नतीजों की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज कल रेडार पर रहेगा। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड है, कंसिडरिंग धूप छांव वाला खेल चल रहा है वैसे भी फार्मा कंपनियों में आजकल। यतिन बताइए क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, जहाँ तक कि डॉक्टर रेड्डीज का सवाल है, इन जनरल हमने देखा है कि फार्मा के मार्जिन थोड़े बहुत वीक रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में शायद आपको सेकंड क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन बम्प अप दिखे। इसका मुख्य कारण होगा, सिक्वेंशियली मैं बात कर रहा हूँ, इसका मुख्य कारण होगा कि इनकी ड्रग है रेवलिमिड, यहाँ एक्सक्लूसिविटी पीरियड था क्वार्टर के लिए, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्जिन में आपको सिक्वेंशियली सुधार आता हुआ दिखे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो लगभग 22% का मार्जिन होगा, 27% का जो पीक मार्जिन था पिछले साल उसके मुकाबले, क्योंकि जो नॉन कोविड पोर्टफोलियो है अब वो बड़ा होता जा रहा है। कोविड के काल में इन कंपनियों ने अच्छी खासी कमाई की, इसके लिए मार्जिन बेहतर थे पिछले साल, लेकिन इस साल वो रिवर्स होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जहाँ तक कि एबिटा का सवाल है, एब्सोल्यूट बेसिस पे लगभग 1266 करोड़ के आसपास का अनुमान है। यूएस की बिक्री अगर आप देखें तो लगभग $250 से $250 मिलियन के बीच में मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो उसका प्रदर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए, क्योंकि चाहे वो सिप्ला हो, सन फार्मा हो, ये सब बड़ी जो लार्ज कैप फ्रंटलाइन फार्मा कंपनीज हैं उन्होंने डोमेस्टिक जलवे दिखाए हैं। तो डॉक्टर रेड्डी किस हिसाब से परफॉर्म करता है सेकंड क्वार्टर में, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे कि मैं पहले बता रहा था, यूएस मार्केट्स की जो बिक्री का आंकड़ा है और जो रेवलिमिट का कंट्रीब्यूशन है, ये भी दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण आप स्टॉक में मोमेंटम देखेंगे। इन जनरल हमने देखा है तो चीज़ें काफ़ी क्वाइट है डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए पिछले एक आध क्वार्टर के लिए परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कंपनी के शेयर प्राइस परफॉर्मेंस में भी आगे चलते हुए। स्टॉक आपके सामने करीब 1% ऊपर, दूसरी तरफ मारुति एकदम शांत बैठा है। शुक्रिया यतिन और दीपाली इस अपडेट के लिए। क्या कोई ट्रेड लेना बनता है इन दोनों काउंटर्स में नतीजों से पहले? मानस जायसवाल, मारुति देखिए, कोई ट्रेड जो आपको शायद ऑप्शंस में इंडिकेट कर रहा हो एक अपॉर्चुनिटी है? स्टॉक वैसे ईयर टू डेट अच्छा परफॉर्मर है, करीब 20-21% तक के रिटर्न्स इसने बनाए हैं अब तक। देखिए, मारुति पे मैंने कल भी लास्ट सेशन में भी कमेंट किया था और मेरा समझना था कि शायद 9250 और 9300 के आसपास मारुति वो स्तर दिखा सकता है। तो अभी भी मेरा वही रिकमेंडेशन है, मेरा समझना है कि यहाँ से 250-300 पॉइंट की तेजी आपको मारुति में देखने को मिल सकती है। इसलिए नवंबर मंथ का 9100 के कॉल ऑप्शन लेंगे, जो कि 280 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस 240 रुपए का लगाइए, लेकिन ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करिए तो शायद 375 के लेवल्स मारुति का 9100 कॉल ऑप्शन दिखा सकता है। कि मारुति की कॉल ऑप्शंस पे नजर रखिएगा। देखिए, इस स्टॉक ने पूरा का पूरा एक महीना कंसोलिडेट किया है नंबर्स। देन अगर आप देखें जो मंथली सेल्स फिगर हैं, जैसा कि अभी ये दीपाली ने अपने अगर आप देखें कमेंट्स में बताया भी कि इस बार की जो नंबर्स हैं, स्पेशली कंसिडरिंग आई थिंक फेस्टिवल मंथ, बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। तो स्ट्रीट आई थिंक और इवेंट्स चार्टिकली अगर आप देखें बहुत वेल पोइस्ड हैं, इसीलिए मानस ने इस ऑप्शन का तर्क दिया भी। एक बार आप निफ्टी को लेके आइए, ये जो 17,650, 636, 690 का जोन है ना,
एक क्लोजिंग बेसिस पे इसने ट्यूसडे से आज के बीच में थ्रस्ट जनरेट करा और अभी अगर आप देखें इस क्लोजिंग में देखिए 17,660 से लेकर लगभग 17,740 यानी करीब 80 पॉइंट का पुल बैक जनरेट कर चुका है ये जोन। ये वही जोन है जो इस मंथली एक्सपायरी का बेस जोन था। 17,739 अगर यहाँ भी हम क्लोज होते हैं तो याद रखिएगा ये इस सीरीज का बेस्ट लेवल होगा। ओके, मैं आई थिंक इस पे आऊँगा, बात करूँगा, लेकिन उससे पहले जरा प्लीज़ आप कैनरा बैंक लेके आइएगा। वो स्टॉक जो कि थोड़ा सा भी रत्ती भर भी अगर आप देखिए रिट्रेस नहीं हो रहा है, दैट्स कैनरा बैंक। मानस वाकई, और अब लग रहा है कि मानस इसमें पूरे पोटेंशियल हैं वो मई 2018 का हाई रिगेन करने के। 305 301 मानस लग रहा है जिस प्रकार के, प्लीज रोलोवर्स रखिएगा स्क्रीन पे एक बार कैनरा बैंक के, कितना ब्यूटीफुली पॉइज्ड स्टॉक है इस वक्त। तो देखिए बिल्कुल बहुत उम्मीद आप कर सकते हैं कि ये 305 310 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और देखिए एक करीब 7-8 दिनों की रैली हमने देखी और 222 से लेकर 289 तक के भाव देखने को मिले हैं। कहीं पर भी कोई मीनिंगफुल करेक्शन देखने को नहीं मिला। तो अब ये कहना है कि यहाँ पर मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिलेगा, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मेरा समझना है कि अगर आपने उस पूरी रैली को राइड किया है तो अपने स्टॉप लॉसेस टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए और बने रहिए। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, यहाँ से 20 रुपए का आपको जरूर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे कैनरा बैंक शानदार स्ट्रक्चर, डे हाई के स्तर पर और इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे जाके कैनरा बैंक बंद होता हुआ। इस बार अगर आप अर्निंग सीजन में देखें और बैंकों में देखें और बैंकों में भी पीएसयू बैंक्स में देखें तो सबसे अव्वल दर्जे के नंबर थे इस बैंक के, कैनरा बैंक। एक बार प्लीज बीओबी भी स्क्रीन पे रखिएगा, लेकिन उसके बाद एक काम करते हैं, जरा डाउ फ्यूचर्स लेके आइए। लेट्स ब्रिंग डाउ फ्यूचर्स। यहाँ पे किस ट्रेजेक्टरी में है डाउ जोन्स फ्यूचर्स, और डाउ जोन्स फ्यूचर्स जनाब इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो करीब 148 अंकों पर थे और आई थिंक इस वक्त 118 अंकों पर। बट याद रखिएगा कल का डाउ का जो हाई था वो करीब 3,500 से 4,000 पॉइंट के पुलबैक के बाद 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहीं से डाउ ने एक छोटा सा, अगर आप देखें, कल इंटरडे रिट्रेसमेंट दिखाया था जब पूरी जो डे गेन्स थे वो सरेंडर हो गए थे। प्रकाश सर, निफ्टी ने आखिरी में अपना रंग काफ़ी दिखाया है। इट वॉज निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी की जो रिकवरी थी और रिलायंस की जो रिकवरी थी उसने, अगर आप देखें, इसमें कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दिया। क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी का ये क्लोज कितना अच्छा है और आप क्या कैरी करेंगे सर कल के लिए? निफ्टी का जो क्लोज है मुझे अच्छा लगता है क्योंकि जो बाउंस मिला है करीब 17,650 से मिला है वो अच्छा लगता है मुझे, और यहाँ पर गैप भी मेंटेन हुआ है तो स्ट्रक्चरली अप्रूव मिलना चाहिए एज लॉन्ग एज 17,600 होल्ड्स। तो निफ्टी का मुझे ठीक ही नजर आता है। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 4,400 पर, इसका पहला टारगेट रहेगा 4,450, सेकंड टारगेट मुझे लगता है 4,500 तक जा सकता है क्योंकि जो बेस बना हुआ है जिसमें कंसोलिडेशन मिला है उसके बाद 2 दिन से हम एक अप्रूव देख रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। स्टॉप होगा 4350 डिक्सन टेक्नोलॉजी। ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आज सुबह भी इस स्टॉक पे डिस्कशन हुआ था, इनफैक्ट हुआ था इस स्टॉक पे डिस्कशन और अच्छा मूव दिया था इसने। आज भी नजर रखिएगा, कल भी नजर रखिएगा। प्रकाश सर ने पिक भी कर लिया है और एक बहुत अच्छा, अगर आप देखें, जिसे कहते हैं ना, एक जोन में टाइम स्पेंड करने के बाद ये बाहर निकलता हुआ। गौरव जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा, मोमेंटम कॉल फॉर टुमारो? देखिए थोड़ा एक काउंटर कॉल लूंगा मैं, बाय साइड में ही रहेगा, लेकिन वो लॉरस लैब यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखें काफी स्ट्रॉन्ग हमको इसमें करेक्शन देखने मिला है। बट अगर इसका आप आवली या 2 आवली चार्ट देखेंगे तो RSI में डायवर्जेंसेस हमको देखने मिले हैं। आवली पे हमको बुलिश क्रॉसओवर देखने मिला है MACD में, और सस्टेनेबिलिटी हो रही है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क काफी फेवरेबल है। तो अगर ये चला तो 448 की स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। ऊपर में आपका जो मिनिमम टारगेट्स होंगे वो 480 485 के होंगे। ओके, लॉरस लैब, इंटरेस्टिंग। जरा प्लीज़ लॉरस लैब की चार्ट लेके आइएगा। और यहाँ पे लॉरस लैब एक सेकेंड, आपकी स्क्रीन पर आएगा। डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है करीब 458 पे, और चार्टिकली क्या कर रहा है यहाँ? ओके, ये एक कॉन्ट्रा कॉल है और मैं आपको यहाँ पे एक बात से बिल्कुल अवगत करा दूँ। यहाँ पे गौरव ने जो पहले ही बोल दिया कॉन्ट्रा कॉल, और जब वो कॉन्ट्रा शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तभी मैंने इनफैक्ट सोच लिया था कि थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करूँगा। 22 नवंबर, 24 जनवरी इसी साल की, और उसके बाद 17 जून, और
और इनफैक्ट आज और एक मंगलवार इस जोन में 1, 2, 3, 4 चौथा लो है और लगभग 1 साल के अंतराल में जहां पर ये बैठा हुआ है। तो ये पुल बैक ट्रेड है, एक वीक स्ट्रक्चर में पुल बैक ट्रेड जो है वो गौरव ढूंढ रहे हैं। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? देखिए, अदानी पोर्ट पे मेरा ध्यान है, अदानी पोर्ट को लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक इनवर्स सैनिचुरल पैटर्न बन रहा है और अगर हम लाइन चार्ट लगाए तो आई थिंक स्टॉक ने इनवर्स सैनिचुरल पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे और मेरा समझ है कि यहाँ पर आपको 840 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 809 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ। तो ये एक अपॉर्चुनिटी अदानी पोर्ट में। राजेश पालविया, आपका ट्रेड? तो हर्षिता मैम, मुझे यहाँ पे भारतीय एयरटेल काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक अब 800 रुपए के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है डेली वीकली सेटअप पे, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ से बीटीएसटी ट्रेड में हम भारतीय एयरटेल फ्यूचर बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड के टारगेट होंगे 830, 835 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 802 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस। और भारतीय एयरटेल में एक मौका तेजी का, आज स्टॉक में अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला है। अमित, आपका ट्रेड? हर्षिता मैम, मैं डीएलएफ के साथ ही जाना चाहूंगा। डीएलएफ में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। काफी दिनों बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन से बाहर आया है। फ्यूचर्स में प्राइस का 385 का है, टारगेट रहेगा 395 के और स्टॉप लॉस रहेगा 380 का। तो डीएलएफ पर एक बार फिर नजर 392 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी पहले भी आइडेंटिफाई की थी। अभी भी ये तेजी वाला ही ट्रेड है जो कैरी करना चाहिए आपको कल के लिए। लेटेंट व्यू के नतीजे आ गए हैं। मुनाफा बढ़ा है 37 करोड़ के आसपास आता हुआ, 22 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा आया। रीसेंट लिस्टिंग है, 3.5% तक की तेजी स्टॉक ने अपने नाम कर ली है इन नतीजों को देख। आय देखिए 95 करोड़ बढ़कर 132 करोड़ पर, तो नतीजे अच्छे इस मिड कैप आईटी कंपनी के। अच्छा, एक स्टॉक जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए वो है इंडिया मार्ट। मानस, ये 4620 के लेवल्स है और आपको याद होगा ये 2020 में क्या आउट परफॉर्मर था। उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ, फिर ऑफ कोर्स कंपनी ने कुछ स्प्लिट बोनस एक्सेट्रा की बात भी की। अब स्टॉक फिर चल पड़ा है, लेकिन ये इतना क्या भागता हुआ दिखाई दे रहा है जितना शायद इसने 2020 में उस तेजी वाली साइकिल में दिखाया था। इसके चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं क्या कुछ आगे बढ़ा हो सकता है? देखिए, ये कहना अभी थोड़ा जल्दी है। मेरा समझना है कि कोशिश कर रहा है स्टॉक 3700 और 3800 रुपए की रेंज में एक बेस बनाने के लिए, एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने के लिए, क्योंकि देखिए क्रैक बहुत बड़ा था। 9500 से हमने क्रैक देखा, लेकिन एक बड़ा कंसोलिडेशन लोअर लेवल पे देखने को मिला है जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। लेकिन कंफर्मेशन के लिए, एक बड़े मूव के कंफर्मेशन के लिए 4900 के लेवल्स को ब्रेक करना जरूरी है। अगर 4900 के ऊपर निकलेगा तब फिर से आपको एक बहुत ही स्मार्ट, एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। बट पैटर्न पॉजिटिव है। एक ट्रेडिंग कॉल लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 4480 के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ 200 मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है जो कि 4850 के आसपास है। 4850 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बिजनेस वाइज कोई टिप्पणी आशीष महेश्वरी देंगे आप इंडिया मार्ट पर? देखिए, क्योंकि उनके जो लास्ट नतीजे आए थे वो उम्मीद से खराब रहे थे, तो मेरा मानना है कि अभी कोई, क्योंकि मार्जिन्स में हमने काफी प्रेशर आता देखा है, क्योंकि काफी सारे दूसरे वेंडर्स भी इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और अभी ज्यादा जो सिर्फ ऑनलाइन पे कैसे भी शिफ्ट करने का एक जो होड़ हो गया था, तो वापस वो ऑफलाइन पे शिफ्ट हो गया। तो कंपनी को काफी डिस्काउंट भी ऑफर करने पड़ रहे हैं अपने क्लाइंट्स को रिटेन करने के लिए। तो मेरा मानना है थोड़ा सा प्रेशर इस साल बिल्कुल देखने को मिलेगा इंडिया मार्ट की ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे, तो मेरी स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह है। आपकी स्क्रीन पर हर्षदा, जरा एक बार निफ्टी को देखिए, ये क्या खूबसूरत पुल बैक। और ये बाजार वाकई अगर आप देखें शॉर्ट पे हाथ रखने नहीं दे रहा है। इट्स 17765 एट डे हाई और याद रखिएगा एट 41342। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो ये भी इस दौर का हाईएस्ट क्लोज होगा। बैंक निफ्टी का हाईएस्ट क्लोज, प्रीवियस क्लोज अगर आप देखिए करीब करीब इससे बेटर जो था वो था करीब 21340 के जोन में, तो ये एक अच्छा क्लोज माना जाएगा उस लिहाज से। आरबीएल बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोरी रही आज की, 11% ऊपर। याद रखिएगा आरबीएल बैंक पोस्ट
11th of April 2022 हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज होता हुआ। कुछ काउंटर्स जो कि ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स कंटेनर कॉर्प। कंटेनर कॉर्प अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे 792, और इनफैक्ट अगर आप पावर स्पेस में आए तो एक दो स्टॉक्स अच्छा मूव देखे गए आज, जिसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग देखे गया। DLF 382 इस कार्यक्रम में उसकी चर्चा भी हुई थी, और टाटा पावर अगर आप देखें ये भी पावर स्पेस में काफ़ी अच्छा खासा मूव देखे गया। और एक दो स्टॉक्स जो कि अच्छे थे, मेटल्स आज बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेटल इंडेक्स ने आज करीब करीब समझ लीजिएगा कि 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक था और अंतिम दौर तक कायम रहा, उसमें अच्छा मूव था। मेरी आई थिंक क्लोजिंग में जो एक्सपेक्टेशन थी बैंकों में, एक्सिस बैंक से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और यकीन मानिए एक्सिस बैंक का जो क्लोज आ रहा है 915 पे, इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर एक्सिस बैंक। मानस, बहुत संक्षेप में अगर मैं आपसे एक व्यू चाहूँ, क्या एक्सिस बैंक को कैरी करना चाहिए, या फिर अगर आपके पास कमिटेड है, मतलब लॉन्ग है फ्यूचर्स में या डिलीवरी में, अभी भी रहें? बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ से एक मूव और दे। बिल्कुल, देखिए अगर एक्सिस बैंक में कोई लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से स्टॉक ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि स्टॉक में 935 और 940 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है, तो बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 904 कर लें। तो 904 के आसपास अपने स्टॉप लॉस लेके आइए, और चलते हैं अब वॉल पे। इस चमत्कारी और आखिरी जो 30 मिनटों में चमत्कार हुआ वो वाकई काबिल तारीफ था। लोअर शैडो देखिए आज क्या गजब बन रही है, और आई थिंक ये बाजार शॉर्ट पे वाकई अगर आप देखें हाथ रखने नहीं दे रहा है। हर्षदा, ओवर टू यू एट आई थिंक बेस्ट लेवल ऑफ अक्टूबर। आप क्लोज होते हुए हर्षदा, 30 सितंबर को जब हमने इस सीरीज़ की शुरुआत की थी, फ्राइडे लो वाज अप्रॉक्सीमेटली 16,781, और आज क्लोज हो रहे हैं 17,781, यानी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का स्विंग अक्टूबर में। वाकई में एक बढ़िया महीना रहा है मार्केट्स के लिए अक्टूबर का। 17,771 के आसपास इस सीरीज की समाप्ति, करीब 110-113 पॉइंट की बढ़त पर आधे % के गेन्स है। निफ्टी बैंक देखिए, इसमें फिर से जोश आता हुआ, क्योंकि बीच में ऐसे लग रहा था कि 75 पॉइंट गेन होल्ड कर पाएगा या नहीं, लेकिन 221 पॉइंट की बढ़त पर क्लोज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आईटी का साथ नहीं था, ये इनफैक्ट एक पॉकेट है जिसने थोड़ी सी वीकनेस दिखाई, लेकिन एफएमसीजी काउंटर्स में भी जहां पर सुबह में कमजोरी थी, जाते जाते ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर सब भागने लगे, और एफएमसीजी इंडेक्स करीब 200-250 पॉइंट की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। मेटल काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे वेरी क्विकली। मेटल इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल, जेएसपीएल सब में तेजी। हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में काफी तगड़ा रन खरीदारी का बनता हुआ दिखाई दिया है। आपके लिए हीट मैप पेश करते हैं, क्योंकि उसमें साफ दिखेगा कि तेजी किन किन क्वार्टर से आई है। क्लियरली आज नेक टू नेक मुकाबला था तेजी और मंदी वाले सौदों के बीच, लेकिन जो स्क्रीन है वो ज्यादा हरी दिखाई दे रही है। अब आप देखिए मेटल्स का ही बोलबाला, 3 टॉप ट्रेडेड काउंटर्स मेटल कंपनियां, और ये जेएसडब्ल्यू तो लगभग 6% ऊपर, हिंडाल्को में 3.5% का इजाफा, तो टाटा स्टील में करीब 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। आज पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट, सनफार्मा जैसे काउंटर्स भी चमके हैं। टाइटन में करीब 1-1.25% तक की तेजी देखने को मिली। बैंकों का जिक्र वीरू कर रहे थे, कोटक देखिए 1.5% ऊपर, एक्सिस बैंक में भी 1.5% का इजाफा देखने को मिला। एनबीएफसीज में आपका एचडीएफसी आउट परफॉर्मर रहा है। इंडसिंड जैसे काउंटर्स में तेजी की पोजीशंस, वहां पर रिलायंस की तरफ से योगदान आना। मारुति कल नतीजों से पहले 0.5% ऊपर था। ये कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने मार्केट की चाल अपनी तरफ रखी है, तेजी की तरफ रखी है। आज का क्लोज जैसे आप सुन रहे हैं बाय द बेल, करीब 17,758 के लेवल्स पर 100 पॉइंट ऊपर प्रोविजनल टिक आ रहा है, और निफ्टी बैंक के लिए भी एक मजबूत सेशन। बजाज फाइनेंस इनफैक्ट B2 ने परफॉर्म नहीं किया है। बजाज ऑटो में भी थोड़ी सी नरमी आज के दिन देखने को मिली। हल्की फुल्की मुनाफा वसूली कुछ काउंटर्स में देखी गई है, और आईटी का भी साथ नहीं था। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे काउंटर्स मंदी की तरफ ही रहे हैं। ऐसे में आज जो फाइनल क्लोज आया है वो क्लियरली पॉजिटिव साइड पर है। देखते हैं सीधा सौदा में नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला कैसा रहा, कौन से वो विनिंग आइडियाज थे जिनके बदौलत रिटर्न्स भी बढ़िया रहे हैं। तो चेन्नई पेट्रो कमजोर नतीजे, एक शॉर्ट का ट्रेड सुबह में पकड़ा 11% नीचे। आईआईएफएल फाइनेंस तेजी वाला ट्रेड था। तिरुमलाई नंबर्स खराब 7% नीचे, इस पर भी एक मंदी का ही कॉल था। और पीएनबी हाउसिंग अभी हमने नतीजे देखे,
तेजी वाला ट्रेड 5% तक के गेंस इसने कमा कर दिए। ये नीरज के टीम के आउट परफॉर्मर्स है। आशीष ने तेजी वाले सौदों पर ही साथ दिया। सेंचुरी अच्छे नंबर्स पर 7% भागा है। डाबर उस बादशाह वाली डील पर 3.5% की तेजी में। बीएल के नंबर्स फ्लैट रहे हैं। देखिए स्टॉक 2.5% ऊपर। डीसीएम श्रीराम भी वो अनमैन्ड व्हीकल्स का जो बड़ा यहाँ पर ऑर्डर टेंडर आता हुआ दिखाई दे रहा आर्मी से, उसका कुछ फायदा इस स्टॉक ने बनाया है। तो ये कुछ ट्रेड्स जो दरअसल तेजी की तरफ बैठते हुए दिखाई दिए जो आशीष की टीम में थे। कुल मिलाकर आज इस सीरीज की समाप्ति जो हुई है वो एक पॉजिटिव नोट पर होती हुई दिखाई दी। 17,758 पर निफ्टी और निफ्टी बैंक 41,327 के लेवल्स पर। चलिए इसी के साथ वीरू और मुझे दीजिए इजाजत। कल सुबह में आपकी मुलाकात होगी पूरी टीम के साथ और ऑफ कोर्स एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। नवंबर सीरीज पर रहेंगी सभी की नजरें। गुड बाय। नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3,300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप